चलिए डियर, फिर हम रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपके साथ जो चीजें रिवाइज करेंगे, सबसे पहले हम आपके साथ रिवाइज करेंगे ओईसीडी बीईपीएस एक्शन प्लान 1। और ओईसीडी बीईपीएस एक्शन प्लान 1 की वजह से आया इक्वलाइजेशन लेवी, और इसके साथ हम आपके साथ रिवाइज करेंगे सेक्शन 194 ओ का टीडीएस। अच्छा, अब सवाल बनता है सर, सेक्शन 194 ओ के टीडीएस का इक्वलाइजेशन लेवी और ओईसीडी बीईपीएस एक्शन प्लान 1 के साथ क्या कनेक्शन, जो आप साथ में रिवाइज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब तो ऐसा सच कोई कनेक्शन नहीं है, बट पहले कनेक्शन था। पहले साहब दो जगह पे इक्वलाइजेशन में भी लगती थी, एक 165 और एक 165 ए। इस बार क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट ने 165 ए वाली इक्वलाइजेशन में भी हटा दी, सिर्फ 165 वाली इक्वलाइजेशन में भी बची है। बट स्टिल हम आपके साथ जो है वो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 ओ भी आज अच्छे से रिवाइज कर लेंगे इसी वाले वीडियो में। मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो होगी। अच्छा, तो जो हम साहब रिवाइज करते हैं, आपको पता है हम अपनी जो क्लास की जो हमारी जो मतलब बुक्स हैं उससे रिवाइज करते हैं। अगर आपके पास ये बुक्स हैं अच्छी बात है, अगर लेट्स से आपके पास ये बुक्स नहीं है, आप आईसीआई का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूंगा ओईसीडी एक्शन प्लान 1 और ये क्यों आया और उसकी वजह से इक्वलाइजेशन में भी क्यों इमर्ज हुई। ठीक बात है। अच्छा, मेरी बात थोड़ी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक होता है जो कहलाता है परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, पी, और पी जो स्टैब्लिश होता है वो होता है आर्टिकल 5 ऑफ ओईसीडी या यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन। अच्छा, अगर किसी कंपनी की, अगर किसी एंटिटी की किसी और देश में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट या स्टैब्लिश हो सकता है, तो ही उस एंटिटी की उस देश में बिजनेस प्रॉफिट को आप टैक्स कर सकते हैं। मतलब सर, मतलब लेट्स से कि अगर कोई यूएस एंटिटी है और अगर वो इंडिया में बिजनेस करती है, तो इंडिया क्या बन गया उनके लिए, सोर्स स्टेट, और यूएस क्या बन गया उनके लिए, रेसिडेंट स्टेट। अच्छा, अब वो जो भी वो इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं, इससे वो इंडिया में कुछ पैसे कमाएंगे। ये जो पैसे हैं डियर, ये किस नेचर के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं रॉयल्टी के, ये हो सकते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के, ये हो सकते हैं इंटरेस्ट के, और ये हो सकते हैं बिजनेस नेचर। अब मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक यूएस की एंटिटी इंडिया में अगर बिजनेस कर रही है और वहां से अगर कुछ भी वो पैसे वगैरह कमाती है, या अगर कोई यूएस की एंटिटी अगर इंडिया में किसी भी तरह के कोई एक्टिविटीज को रेंडर करती है, कुछ भी काम करती है, और वहां से अगर वो कुछ पैसे कमाती है, या अगर यूएस एंटिटी अगर इंडिया में अगर मान लीजिए कि अगर लोन वगैरह अगर किसी एंटिटी को दे रही है, अगर वहां से कोई इंटरेस्ट वगैरह कमाती है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी के लिए आपको दो चीजों को देखना पड़ेगा। इसके बारे में हमने आपके साथ इसके पहले के रिविजन में भी बात की थी। एक तो आपको देखना पड़ेगा इंडिया यूएसए का जो डीटीडब्ल्यू है वो देखना पड़ेगा, और साथ में आपको देखना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, अगर लेट से किसी इनकम की टैक्सेबिलिटी डीटीडब्ल्यू में तो है बट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, तो आपको पता है साहब, एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, the provision which is more beneficial to the assessee will apply, the provisions of the DTW or income tax act which is more beneficial will apply। अगर मान लीजिए किसी इनकम की टैक्सेबिलिटी, मान लीजिए मतलब इजी करते हुए, अगर मान लीजिए रॉयल्टी, अगर मान लीजिए कोई यूएस कंपनी इंडिया में अपना कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करती है और उसके बदले उसे कोई रॉयल्टी इनकम मिलती है, तो इंडिया में उस रॉयल्टी इनकम पे टैक्स तभी लगेगी जब वो रॉयल्टी इनकम की टैक्सेबिलिटी डीटीडब्ल्यू में भी हो और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी हो। अगर मान लीजिए उस रॉयल्टी इनकम की टैक्सेबिलिटी डीटीडब्ल्यू में तो है बट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं है, तो असेसी जो है साहब वो इनकम टैक्स एक्ट का बेनिफिट ले लेगा और अकॉर्डिंगली उसने इंडिया में उस रॉयल्टी इनकम पे जो है वो टैक्स नहीं देना। बट अगर मान लीजिए रॉयल्टी इनकम की टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स एक्ट में तो है बट डीटीडब्ल्यू में उस इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो अगेन असेसी जो है साहब वो डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट ले लेगा। बट हाँ, आपको अगर मतलब डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना है तो आपको एक टीआरसी लाके देना पड़ता है, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लाके देना पड़ता है। इसके बारे में हमने आपके साथ डबल टैक्सेशन रिलीफ वाले चैप्टर में भी बात की थी। ठीक बात है। ज्यादा आपका टाइम नहीं लगाते, मेरी बात पर डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहां तक सवाल है रॉयल्टी इनकम का, जहां तक सवाल है एफटीएस का, जहां तक सवाल है इंटरेस्ट का, ठीक बात है। अच्छा, इन तीनों इनकम के लिए अगर आप देखेंगे तो डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मोर और लेस सिमिलर प्रोविजंस है। ठीक बात है। जहां तक सवाल है बिजनेस इनकम का, अगर लेट से कोई फॉरेन एंटिटी इंडिया में कोई बिजनेस करती है और वहां से जो पैसे कमाती है, उस पैसे को अगर आप रॉयल्टी एफटीएस वगैरह में कवर नहीं कर सकते, और अगर वो कुछ पैसे कमाती है इंडिया में बिजनेस करके, अगर वो कुछ पैसे कमा रही है, तो उस बिजनेस इनकम की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अच्छा, अब हम रेफर करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि चूंकि साहब आप इंडिया से पैसे कमा रहे हैं, इसलिए आपका इंडिया में क्या स्टैब्लिश हो गया, बिजनेस कनेक्शन। आपका इंडिया में स्टैब्लिश हो गया बिजनेस कनेक्शन।
और चूंकि आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, आपकी इनकम जो आपकी वो इनकम जो इंडिया में एक्टिविटीज को रीजनेबली एट्रीब्यूट की जा सकती है, वो इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया होगी, हेंस इट इज लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया। ठीक बात है। अच्छा, तो ये तो बात होगी इनकम टैक्स एक्ट की। अब हम जब हम रेफर करते हैं डीटीडब्ल्यूए, तो डीटीडब्ल्यूए ये कहता है कि सोर्स स्टेट में, सोर्स स्टेट यहाँ पे कौन हो गया, इंडिया, सोर्स स्टेट में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस वाली इनकम सोर्स स्टेट में आपकी तभी टैक्स होगी जब उस सोर्स स्टेट में आप अपना कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट मेंटेन करते हैं। फिर से, अगर कोई यूएस एंटिटी इंडिया में बिजनेस करके कोई पैसे कमाती है तो इंडिया बन गया सोर्स स्टेट, तो इंडिया जो है साहब उस बिजनेस इनकम को तभी टैक्स कर सकता है व्हेन दैट यूएस एंटिटी हैव इट्स परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट आपके पास इंडिया में बनता है, ओनली देन यू आर एलिजिबल टू टैक्स दैट बिजनेस इनकम, अदरवाइज नॉट। तो अगर हम बात करते हैं डीटीडब्ल्यूए की, तो टू टैक्स द इनकम ऑफ द फॉरेन एंटिटी मतलब यूएस एंटिटी, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इज अ प्रीरिक्विजिट। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब सवाल बनता है, ठीक है साहब, अगर हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को प्रीरिक्विजिट कहते हैं तो फिर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? डिटेल में हम आपके साथ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब देखेंगे मॉडल टैक्स कन्वेंशन के रिवीजन में, बट एज पर आर्टिकल 5 ऑफ द मॉडल टैक्स कन्वेंशन, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है साहब एनी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस through which that foreign entity conducts its business in India। मतलब अगर इस यूएस एंटिटी का इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या फिक्स प्लेस ऑफ ऑपरेशन है तो ही ये माना जाएगा कि ये यूएस एंटिटी जो है साहब ये इंडिया में अपना एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मेंटेन करती है। और अगर इंडिया में आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है तो जाके आपकी वो बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्स हो सकती है एज पर आर्टिकल 7 ऑफ द डीटीडब्ल्यूए बिजनेस प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ पाए? चीजों को कंक्लूड करते हुए, एक फॉरेन एंटिटी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है और इंडिया में जो बिजनेस करके अच्छा खासा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो बिजनेस इनकम इंडिया में तब तक टैक्स नहीं हो सकती जब तक उस फॉरेन एंटिटी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है। और अगर इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो ही जाके हम उसकी उस बिजनेस इनकम को इंडिया में टैक्स कर सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ एक बात बताओ, कोई भी फॉरेन एंटिटी इंडिया में जो अपना बिजनेस करेगी तो साहब कोई ना कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस के थ्रू ही तो करेगी। और जैसे आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस बन गया, जैसे आपका कोई इंडिया में ऑफिस बन गया, जैसे आपका इंडिया में कोई ब्रांच बन गया, ये सब कुछ क्या बनाता है? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अकॉर्डिंगली आपकी इंडिया वाली जो इनकम है वो आपके इंडिया में टैक्स होनी शुरू हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए? आपका कहना सही है साहब। बट अब एक नए तरीके के बिजनेस इमर्ज हो रहे हैं साहब, जिसको हम कहते हैं डिजिटल बिजनेस। जिसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या होता है डियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आपको किसी और देश में जाके अपना फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे साहब तो फेसबुक का कोई भी डेटा सेंटर इंडिया में नहीं है, फेसबुक का कोई भी इंडिया में सर्वर नहीं है, फेसबुक के सारे सर्वर इंडिया के बाहर हैं, बट फेसबुक इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस करता है। इंडिया में फेसबुक के जो एक्टिव यूजर्स है साहब, इट इज मोर देन 10 करोड़। ठीक बात है। और इंडिया में फेसबुक अच्छे खासे पैसे कमाता है। सर इंडिया में फेसबुक पैसे कैसे कमाता है? इंडिया में साहब बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस फेसबुक को पैसा देते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट कि साहब फेसबुक इंडिया में आप हमारे एडवर्टाइजमेंट को हमारे जो है वो इंडियन यूजर्स को शो करो। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए भारतीय एयरटेल को इन द सेम केस मान लीजिए कि अगर एग्जांपल को चेंज करते हैं, इसी तरीके से साहब यूट्यूब का इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो मान लीजिए अगर किसी इंडियन बिजनेसमैन को यूट्यूब को कुछ पैसे देने हैं सो दैट यूट्यूब कैन डिस्प्ले हिज एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जोमेटो, तो लेट से जोमेटो अपने इंडियन यूजर्स को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता है और वो यूट्यूब को लेट से 5 लाख रुपए देता है कि आप इंडिया में हमारे यूजर्स को, आप इंडिया के मतलब यूजर्स को हमारा एड शो करें। तो जोमेटो क्या करेगा? इंडिया के बाहर यूट्यूब का जो मतलब ऑफिस है, जोमेटो यूट्यूब को पेमेंट कर देगा थ्रू एनी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और थ्रू एनी अदर मोड। और यूट्यूब ने जोमेटो से पैसे लिए और इंडिया में जो यूवर्स जो भी मतलब व्यूअर्स यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखते हैं, जोमेटो का एड उसमें शो हो जाएगा। और इन सारी एक्टिविटीज के लिए साहब यूट्यूब ने अपना इंडिया में एज सच कोई फिजिकल प्रेजेंस लेट से नहीं बनाया हुआ। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि YouTube जो बिजनेस कर रहा है इंडिया में, जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे जो इंडिया में अपने कस्टमर से ले रहा है,
उस पैसे पे यूट्यूब को इंडिया में टैक्स नहीं देना, बिकॉज यूट्यूब को इंडिया में क्या नहीं है, कोई भी फिजिकल प्रेजेंस, कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है। और यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन जैसी कंपनीज इंडिया में साहब करोड़ों, हजारों करोड़ का बिजनेस करती है, इंडिया से हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक वो 10 से 12 हजार करोड़ रुपए वो इंडिया से अर्न करती है, और उसके लिए वो इंडिया में एक भी पैसा नहीं देती थी एज अ टैक्स, क्योंकि 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 इंडिया में उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इवन जिन जिन वेबसाइट्स के थ्रू वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक की वेबसाइट, यूट्यूब की वेबसाइट, वो वेबसाइट जिन सर्वर्स में अपलोडेड है, जिन सर्वर्स में मेंटेन्ड है, वो सर्वर्स भी इंडिया में नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो हमने क्या देखा साहब कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में अपना बिजनेस कर रही हैं, बट किस मोड में कर रही हैं? थ्रू डिजिटल मोड। थ्रू डिजिटल मोड मतलब उनका इंडिया में किसी भी तरीके का कोई फिक्स्ड या फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, और फिक्स या फिजिकल प्रेजेंस ना होने की वजह से इंडिया में वो अपने बिजनेस इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देते, बिकॉज टू टैक्स द बिजनेस इनकम देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। यू गाइस गेट इट? ठीक बात है साहब? अच्छा, क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसी इशू को एड्रेस करने के लिए ओईसीडी ने अपना एक्शन प्लान 1 रिलीज किया था, जिसका नाम था, ध्यान दीजिएगा, नाम क्या था? एड्रेसिंग द टैक्स चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। व्हाई डिजिटल इकोनॉमी? क्योंकि साहब डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज अगर आप देखेंगे डियर, तो बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में बिजनेस कर रही हैं जिनका इंडिया में किसी भी तरीके का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। वो इंडिया में ऑपरेट करती हैं थ्रू देयर वेबसाइट, थ्रू देयर मोबाइल एप्लीकेशन, और वो जो वेबसाइट और जो एप्लीकेशन का जो डेटा है वो भी इंडिया के सर्वर्स में स्टोर्ड नहीं है, मतलब वो भी ऐसे सर्वर्स में स्टोर्ड है जो इंडिया में नहीं है। इसका मतलब उन कंपनीज का, उन वेबसाइट्स का, उन मोबाइल एप्स का इंडिया में किसी भी तरीके का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। वो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, काम कर रही हैं, इंडिया से अपना बिजनेस कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, बट विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। और इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है? डिजिटल इकोनॉमी। तो सवाल बनता है कि क्या इंडिया पे उस इनकम पे टैक्स लगाने का राइट नहीं होना चाहिए? हाँ सर, राइट तो होना चाहिए, बट इसके ना बहुत सारे और भी सवाल हैं। जो अगर मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया में उस इनकम पे टैक्स लगाने का राइट इंडियन गवर्नमेंट को होना चाहिए, तो सवाल बनता है कितना टैक्स और कितने इनकम पे टैक्स। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं डियर, जो ओईसीडी ने एड्रेस करने की कोशिश की थी थ्रू OECD BEPS 2.2। ठीक बात है? तो इसका नाम क्या था? कंसेंसस बेस्ड सॉल्यूशन फॉर टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ डिजिटलाइजेशन। और इसमें OECD ने 2 पिलर्स रिकमेंड किए थे, बट ये तो साहब बात है 2.0 की। जो पहला जो उनका जो मतलब पेपर आया था उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, the OECD has recommended several options to tackle the direct tax challenges, which includes क्या क्या challenges हैं? Modify the existing PE rule to provide that if an enterprise is engaged in the digital activities, it will constitute a PE if it maintained a significant digital presence in another country's economy। मतलब अगर कोई कंपनी इंडिया में, अगर मैं इसको इंडिया में मतलब कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, अगर कोई कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है बट उसका इंडिया में किसी भी तरीके का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, और अभी जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के रूल्स हैं उसके लिए जरूरी है टू हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, टू हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट उस कंपनी का इंडिया में किसी भी तरीके का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, भारत में बहुत सारे लोगों के फोन में आप साहब आपको इंस्टाग्राम दिखाई पड़ जाएगा, बट इंस्टाग्राम डू नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, लेट्स से। तो सवाल बनता है, इंडिया में इंस्टाग्राम का फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है, बट इंडिया के डिजिटल स्पेस में, भले फिजिकली इंडिया में ना हो, बट इंडिया के डिजिटल स्पेस में इंस्टाग्राम बहुत हद तक मौजूद है। द सेम इज विद लिंक्डइन, द सेम इज विद फेसबुक एंड सो मेनी अदर एप्लीकेशंस। आर यू गाइस गेटिंग? तो ओईसीडी ने क्या बोला कि सर जी अभी जो पी का जो डेफिनेशन है, अभी जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन है, उसमें कंडीशन है टू हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन अनदर कंट्री। तो आप उस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दो और उसमें जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस को भी डाल दो। तो इसका मतलब अगर इंस्टाग्राम का इंडियन इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस हो, भले कोई फिजिकल प्रेजेंस ना हो, स्टिल इंस्टाग्राम विल कॉन्स्टिट्यूट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। और जैसे इसका इंडिया में पी बन गया, इंडियन गवर्नमेंट उसके बिजनेस प्रॉफिट को टैक्स करना शुरू कर दे। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो इसका मतलब ओईसीडी क्या बोल रहा है कि आप जो है एग्जिस्टिंग पीई के रूल्स को मॉडिफाई करें और उस पीई के रूल में डाल दें जो है सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस के कॉन्सेप्ट को भी डाल। ठीक बात है। सेकंड, इसी से एसोसिएटेड ओईसीडी मतलब सीडी ने इसमें एक और रिकमेंडेशन दी, और वो रिकमेंडेशन क्या है?
A virtual fixed place of business, ध्यान दीजिएगा, virtual fixed place of business, that is creation of a PE when the enterprise maintains a website on a server located in one jurisdiction and carries business through that website in another jurisdiction। मतलब ये हुआ कि साहब इंस्टाग्राम के सारे जो भी सर्वर्स हैं वो तो इंडिया के बाहर हैं, बट इंडिया में भी वो अपना बिजनेस कर रही है, उसकी वेबसाइट, उसका मोबाइल ऐप इंडिया में एक्सेस किया जा रहा है। तो इंस्टाग्राम इंडिया में भले फिजिकली ना हो बट वर्चुअली तो है। इसका मतलब भले इंस्टाग्राम का इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस तो ना हो बट वर्चुअल प्रेजेंस तो है। इसका इंडिया में वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो है। तो आप अपने पी के डेफिनेशन को मॉडिफाई करें और उसमें फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस में वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस को भी ऐड कर दें। तो अगर आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली ना हो, वर्चुअली भी हो, तो भी आपका क्या बन जाएगा इंडिया में, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक बात है। अच्छा, तो ये जो दो रिकमेंडेशंस है डियर, इनको डील करते हुए इंडिया ने सेक्शन 911 में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर किसी और देश की इंडिया में, मतलब किसी और देश की कंपनी की इंडिया में बनती है तो भी वो क्या बन जाएगी इंडिया में, बिजनेस कनेक्शन। तो भी वो बन जाएगी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन। तो इंडिया ने उसे अपने इनकम टैक्स एक्ट में तो डाल दिया, बट जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको इंडिया में किसी भी इनकम को टैक्स करना है, किसी और कंट्री की इनकम को, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में वो प्रोविजन होना चाहिए, साथ में डीटीडब्ल्यूए में भी वो प्रोविजन होना चाहिए। बट सवाल बनता है कि क्या डीटीडब्ल्यूए में भी वो प्रोविजन डाला जा सकता है? इसके लिए आपको हर एक डीटीडब्ल्यूए को दोबारा से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है, जो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो ये दो रिकमेंडेशंस तो थे, ये रिकमेंडेशंस तो अच्छे थे, बट साहब ये रिकमेंडेशंस का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था, क्योंकि अलग अलग देश अपने अपने टैक्स लॉज में तो इन रिकमेंडेशंस के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर देंगे, बट अलग अलग देशों का जो दूसरी कंट्रीज के साथ जो टैक्स ट्रीटी है, आप उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और अगर हम चाइना की बात करें, तो लेट्स से कि अब तो खैर इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, किसी जमाने में साहब इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा टिकटॉक के यूजर्स होते थे। ठीक बात है। तो अगर इंडिया अपने टैक्स लॉज में टिकटॉक को इंडिया में टैक्स करने के लिए सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस या सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट डाल दे, इट इज ओके। बट सर जी टिकटॉक क्या बोलेगा कि हम इंडियन टैक्स लॉज के हिसाब से तो हमें टैक्स देना पड़ जाएगा, बट इंडिया और चाइना का जो डीटीडब्ल्यू है उसमें तो आपने ये मॉडिफिकेशंस नहीं की। इंडिया और चाइना का जो डीटीडब्ल्यू है उसमें जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है वो अभी भी कहता है फिजिकल प्रेजेंस। इंडिया और चाइना का जो डीटीडब्ल्यू है वो अभी भी जो है वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो जब तक इंडिया चाइना डीटीडब्ल्यू को रीनेगोशिएट नहीं करते, वहां पे परमानेंट स्टैब्लिशमेंट में वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस को भी नहीं डालते, तब तक टिकटॉक इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसलिए ओईसीडी ने जो तीसरा रिकमेंडेशन दिया वो क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, imposition of a final withholding tax on certain payments for digital goods or services provided by the foreign e-commerce provider or imposition of an equalization levy on consideration for certain digital transactions received by non-resident from a resident। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि जिस देश में आपके और किसी देश की कंपनी बिजनेस कर रही है और वहां पे अपना फिजिकल प्रेजेंस ना रखे और वहां पे टैक्स ना दे, तो वो देश क्या करे, उस कंपनी पे इक्वलाइजेशन लेवल लगा दे। और इंडिया ने क्या किया साहब, सेक्शन 165 में फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू ये इक्वलाइजेशन लेवल इंपोज कर दिया। अच्छा, तो देखेंगे इंडियन टैक्स रिजीम इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द digital economy based on the OECD Action Plan 1, equalization levy was introduced as an interim measure in Finance Act 2016 through Chapter 8। Although Finance Act 2016 ने जो equalization levy इंट्रोड्यूस किया था साहब, उसको 2018 और 2020 में अमेंड करके एक्सपेंड कर दिया गया था। जैसे कि हमने आपको बताया इक्वलाइजेशन लेवी 165 और 165 ए में लगता था, अब 165 ए वाला इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है साहब जो ओईसीडी का जो एक्शन प्लान 2 है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एंड इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि ये बहुत जल्दी जो है साहब ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा, ओईसीडी के एक्शन प्लान 2 में, ऑल्दो इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में बाद में बात करेंगे, जो है वो 2 पिलर सॉल्यूशन की बात की गई। और वो 2 पिलर मतलब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले पिलर 1 रीअलोकेशन ऑफ द प्रॉफिट्स एंड रिवाइज्ड नेक्सस रूल्स, और दूसरा है साहब ग्लोबल एंटी बेस इरोजन, जहां पे ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात होती है, जिसको हम पिलर 2 कहते हैं। इसके बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं इक्वलाइजेशन लेवी में। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले दो प्रोविजंस थे इक्वलाइजेशन लेवी के, 165 और 165 ए। 165 ए का जो इक्वलाइजेशन लेवी था डियर, वो अलीबाबा जैसी कंपनीज को टारगेट करता था जो इंडिया में अपने गुड्स या सर्विसेज सेल कर रही है थ्रू अ ई कॉमर्स पोर्टल या ई कॉमर्स, जिसको बेसिकली हम ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं अलीबाबा को। अब वो इक्वलाइजेशन लेवी हट गया, अब सिर्फ एक इक्वलाइजेशन लेवी बचा है 165 वाला, जो स्पेसिफाइड सर्विसेज में लगता है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे सबसे पहले। अच्छा,
देखेंगे इक्विलाइजेशन लेवी किस पे अप्लाई करेगा, इट शैल अप्लाई टू द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज। आगे बढ़ने से पहले स्पेसिफाइड सर्विसेज क्या होती हैं? स्पेसिफाइड सर्विसेज मींस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, एनी प्रोविजन फॉर द डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज पे लगता है। तो अगर कोई इंडियन एंटिटी किसी भी नॉन रेजिडेंट एंटिटी से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज लेती है या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस से मतलब जुड़ी हुई किसी भी तरीके की सर्विस या फैसिलिटी लेती है और उस पर अगर वो कोई पेमेंट कर रही है तो उस पर 6% का उसे इक्विलाइजेशन लेवी काट के उस पर वो वाला पैसा सरकार को देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर जोमेटो यूट्यूब को 10 लाख रुपए पे करती है सो दैट यूट्यूब कैन शो द जोमेटो एडवर्टाइजमेंट इन इट्स ई कॉमर्स पोर्टल, तो जोमेटो को साहब उस 10 लाख रुपीस पे 6% का इक्वलाइजेशन लेवी मतलब 60,000 रुपए काट के वो पैसे सरकार को देने पड़ेंगे। सो इक्वलाइजेशन लेवी इज एज गुड एज टीडीएस। ठीक बात है। अच्छा, बट इसको जो है डीआर वो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू लेकर नहीं आया गया, इसको फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू लेकर आया गया। उसका रीजन क्या है कि अगर गवर्नमेंट इक्वलाइजेशन लेवी को इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू लेकर आती तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर इक्वलाइजेशन लेवी मेंशन्ड होता तो सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ये ओवरराइड हो जाता, क्योंकि सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है डीटीडब्ल्यू को ओवर द इनकम टैक्स एक्ट। बट अगर आप इसको फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू लेकर आते हैं या किसी भी और एक्ट के थ्रू लेकर आते हैं वो जो है साहब डीटीडब्ल्यू पे ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब डीटीडब्ल्यू उस पे ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं रखता, इसलिए ये फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू है। अच्छा, तो स्पेसिफाइड सर्विसेज मींस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एनी प्रोविजन फॉर द डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और एंड इंक्लूड सच अदर सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड। अच्छा, तो सवाल बनता है चार्ज ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, देयर शैल बी चार्ज्ड एन इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 6% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एनी स्पेसिफाइड सर्विसेज। अच्छा, अब स्पेसिफाइड सर्विसेज जो है एक नॉन रेसिडेंट देगा और वो सर्विसेज वो किस किस पर्सन को दे सकता है? टू एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और टू अ नॉन रेसिडेंट हैविंग अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी इंडियन रेसिडेंट को कोई भी स्पेसिफाइड सर्विस देता है मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज देता है, या अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी ऐसे नॉन रेसिडेंट को जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो उसे किसी भी तरीके की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है तो पेयर को 6% का इक्वलाइजेशन लेवी काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ केसेस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता। कब अगर आपने जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली है वो आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली है, मतलब वो आपके बिजनेस या प्रोफेशन से लिंक नहीं करता। तो मान लीजिए कि मिस्टर ए के पास एक एंटीक कार है या कोई एंटीक कॉइन्स हैं और उन्होंने उस एंटीक कॉइन को सेल करना था और उन्होंने अच्छे मतलब कस्टमर के लिए मतलब एक अच्छा मतलब उनको उन कार या कॉइन के लिए कोई अच्छी डील मिल जाए, उन्होंने फेसबुक में 1 लाख रुपए इंकर कर दिए फॉर एडवर्टाइजमेंट सो दैट ही कैन गेट अ गुड डील। तो यहाँ पे मिस्टर ए फेसबुक से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ले तो रहे हैं बट ये इनके बिजनेस से डील नहीं कर रहा। ठीक बात है। मींस द पेमेंट व्हिच हैज बीन मेड टू फेसबुक मींस अ नॉन रेसिडेंट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसोसिएट। क्या मेरी बात समझ पाए? उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी 165 का नहीं लगेगा। अच्छा, छोटे ट्रांजेक्शन पे नहीं लगेगा मींस अगर जो आपने जो कुल मिला के साल भर में जो पेमेंट की है अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो। और थर्ड केस में जो नॉन रेसिडेंट आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहा है अगर उसका इंडिया में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है और वो जो सर्विसेज दे रहा है उस परमानेंट स्टैब्लिशमेंट से इफेक्टिवली कनेक्टेड है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। रीजन क्या है साहब? हमने पूरा इक्वलाइजेशन लेवी का पंगा खड़ा ही क्यों किया? क्योंकि जो नॉन रेसिडेंट इंडिया में सर्विस दे रहा है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की उसका इंडिया में पी नहीं है। अगर उसका इंडिया में पी हो तब तो हम उसे उस पी के रेट में 35% एक फॉरेन कंपनी के रेट पे टैक्स करेंगे, फिर हम उस पर 6% का इक्वलाइजेशन भी थोड़ा लगेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इक्वलाइजेशन भी कब कब लगता है? जब आप कोई भी तरीके का ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज लें एट द रेट ऑफ 6%। कब इक्वलाइजेशन लेवी 165 का नहीं लगेगा? नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग द स्पेसिफाइड सर्विसेज हैज अ पी इन इंडिया एंड द स्पेसिफाइड सर्विसेज इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी aggregate amount of consideration for the specified services in any previous year does not exceed rupees 1 lakh। मतलब अगर 1 लाख रुपए तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो और पेमेंट फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बाय द एसोसिएट। तो मान लीजिए कि मिस्टर ए के पास कोई एंटीक कार है, कोई एंटीक कार इज नॉट द राइट वर्ड, लेट्स से एनी विंटेज कार, और उस कार को वो सेल करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने फेसबुक में लेट्स से मतलब एडवर्टाइजमेंट किया और मान लीजिए 1.5 लाख रुपए दे दिए। उस केस में मिस्टर ए को चूंकि वो मतलब विंटेज कार में डील करना उनका बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, मिस्टर ए इज नॉट लायबल टू मेक इक्वलाइजेशन। ठीक बात है। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो जब भी आप उस सम को, जब भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज का अमाउंट पेड या फिर पेएबल है, आप 6% का इक्वलाइजेशन लेवी काट के सरकार को देंगे। और आपको सरकार को उसे मतलब कब तक पे करना है, विद इन द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो लेट्स से अगर मई महीने में अगर आपने पेमेंट किया है तो 7 जून तक आपको पैसे सरकार को देने हैं। और अगर आप 7 जून, अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी नहीं भी काटते तो भी आपको 7 जून तक इक्वलाइजेशन लेवी सरकार को जमा तो करनी पड़ेगी, मतलब अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। देखेंगे, every person being a resident and carrying on business or profession or an NR having a P in India shall deduct the equalization levy from the amount paid or payable to a non-resident in respect of specified services at the rate of 6% if the aggregate amount of such consideration in a previous year exceeds rupees 1 lakh। अगर 1 लाख रुपए तक अगर aggregate पेमेंट है तो नो इक्वलाइजेशन लेवी, जैसे 1 लाख से वो पेमेंट एक्सीड करती है, पूरे पेमेंट का 6% आपको काट के सरकार को जमा करना है। कब तक देना है, the equalization levy so deducted during any calendar month shall be paid by every SSC to the credit of the central government by the 7th of the month immediately following said calendar। तो जिस महीने की इक्वलाइजेशन लेवी है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको इक्वलाइजेशन लेवी जमा कर देना है। और इवन अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटते तो अपनी जेब से आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, आपको पैसे तो सरकार को देने पड़ेंगे, साथ में आपके ऊपर पेनल्टी भी लग जाएगी। जो आप इक्वलाइजेशन लेवी जितने का नहीं काटते उतने की पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, the assessee who fails to deduct the levy shall, notwithstanding such failure, be liable to pay the levy to the credit of central government by the 7th of the month immediately following the settlement। अच्छा, और साथ में अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी को जमा नहीं करते साहब तो आपको वो वाला एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस पर्पसेस के लिए अलाउड नहीं होगा। तो मान लीजिए जोमेटो जो है वो 10 लाख रुपए यूट्यूब को देता है फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो मतलब जोमेटो क्या करेगा, अपने बिजनेस जब वो अपना टैक्स मतलब पीजीबीपी की जो इनकम होगा उसमें इस रुपीज 10 लाख को एज एक्सपेंडिचर क्लेम करेगा। बट अगर जोमेटो इसमें इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटता या फिर काट के सरकार को जमा नहीं करता तो इसे ये 10 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। सेम जैसे मतलब सेम साहब जैसे आप याद करें, अगर आप सेक्शन 40A1 जहां पे अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट कर रहे हैं और अगर आप उस पर टीडीएस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं काटते तो आपको वो वाली पेमेंट उस प्रीवियस ईयर में अलाउड नहीं होती। जिस प्रीवियस ईयर में आप टीडीएस काट के सरकार को जमा करते हैं फिर आपको उस प्रीवियस ईयर में उसका डिडक्शन होता है। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा मेरे साथ देख लें। अच्छा, ए लिमिटेड इंडिया टुक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज फ्रॉम गूगल इंक एंड पेड ₹10 लाख फॉर सच सर्विसेज। ए लिमिटेड ने साहब मतलब गूगल इंक से एक नॉन रेजिडेंट से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली और उसके लिए उसको 10 लाख रुपए दिए। अच्छा, गूगल इंक डज नॉट हैव अ पी इन इंडिया। अगर गूगल इंक का इंडिया में पी नहीं है तो ये जो 10 लाख रुपए जो गूगल इंक ने अर्न किया है उस पे उसे इंडिया पे टैक्स, उस इनकम पे उसे इंडिया में टैक्स नहीं देना, बिकॉज पी आपका है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हमने 6% का इक्वलाइजेशन इसलिए लगा दिया ताकि अब जो है ए लिमिटेड को जब वो गूगल इंक को पेमेंट करेगा उसके पहले 60,000 रुपए काट के सरकार को देने। अच्छा, गूगल इंक के लिए साहब वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 1050। और अगर ए लिमिटेड अगर वो पैसे इक्वलाइजेशन लेवी के काट के सरकार को नहीं देता तो वो 10 लाख रुपए का डिडक्शन अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता एज पर सेक्शन 40A1 भी। तो देखेंगे मेरे साथ साथ, सिंस गूगल इंक डज नॉट हैव अ पे इन इंडिया, इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165 शैल बी एप्लीकेबल एंड ए लिमिटेड शैल मेक equalization levy at the rate of 6%. Otherwise, as per section 40A1B, payment made to the Google Inc will be disallowed to it while computing the business income. As per section 1050, such income of Google Inc shall be exempt in its and in India। ठीक बात है। अगर मान लीजिए सर अगर Google Inc का इंडिया में पी है और वो जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ए ने ली हैं वो अगर उस पी से इफेक्टिवली कनेक्टेड है तो क्या होगा, क्योंकि इंडिया में गूगल का पीई है और वो उस पीई के थ्रू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब गूगल का इंडिया में बिजनेस प्रॉफिट टैक्सेबल होगा। तो साहब अगर आपका इंडिया में बिजनेस प्रॉफिट टैक्सेबल होगा, गूगल इज अ फॉरेन कंपनी, आपकी जो इंडिया में जो पीई है वो भी फॉरेन कंपनी की तरह से टैक्स होगी, तो हम आपसे 35% का टैक्स लेंगे या हम आपसे 6% का टैक्स लेंगे। तो उस केस में साहब चूंकि गूगल का इंडिया में पीई है और वो सर्विसेज इफेक्टिवली उस पीई से कनेक्टेड है, इस केस में 165 का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। अगर आप देखेंगे साहब तो क्लियरली यहाँ पे मना भी किया गया है, नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडिंग द स्पेसिफाइड सर्विसेज, गूगल इंक इज अ नॉन रेजिडेंट और जो वो स्पेसिफाइड मींस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है has a PE in India and the specified services is effectively connected with such PE। तो इसका मतलब गूगल का इंडिया में PE है और जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है उसके साथ इफेक्टिवली कनेक्टेड है। तो अब हम गूगल से सर जी पूरा का पूरा टैक्स 35% पे लेंगे, हम 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लेके खुश हो जाएंगे? नहीं।
तो यहाँ पे 165 का इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई नहीं करेगा। तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटना, मींस ए लिमिटेड को इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटना। बट जब आप पीई को पेमेंट करेंगे तो साहब आप एक नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं, तो सेक्शन 195 के हिसाब से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट्स इन फोर्स। और साथ में अगर आप ऐसा नहीं करते तो सेक्शन 40A1 के हिसाब से वो जो पेमेंट है आपको उस साल आपको डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक बात है। Equalization levy shall not be applicable as Google Inc. has a PE in India and such services are effectively connected to such PE. A limited shall make TDS under section 195 at the rates in force on the payment. Otherwise, as per section 40A1, such payment shall be disallowed while computing the business income in the hands of PE of the Google Inc. and such income tax as per the normal income of in the hands of PE। और वो जो इनकम जो PE ने अर्न की है 10 लाख रुपए की, वो हम उसकी नॉर्मल इनकम मान के इंडिया में टैक्स कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा साहब, अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी को टाइम से जमा नहीं कराया तो जितना आपका पीरियड ऑफ डिले होता है वो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 170। ध्यान दीजिएगा, एवरी एसएससी हु फेल्स टू क्रेडिट द इक्वलाइजेशन लेवी और द पार्ट देयरऑफ अंडर सेक्शन 166 विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड देयरिन। और वहां पे आपको क्या पीरियड दिया गया है, अगले महीने की 7 तारीख तक। अच्छा, shall pay the simple interest at the rate of 1% of such levy or for every month or part of the month by which such crediting of tax or part thereof is delayed। तो जितने समय तक आपने उस पैसे को क्रेडिट करने में डिले किया है, आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और साहब जो इंटरेस्ट होता है वो लगता ही लगता है, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहां पे इंटरेस्ट को हम वेव करा सकते हैं। बट हाँ, पेनल्टी जो होती है डियर वो जनरली वेवेबल होती है। तो मेरे साथ साथ देख लें, पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट और पे इक्वलाइजेशन लेवी। अगर कोई एसएससी जो है वो होल और पार्ट ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी एज पर सेक्शन 166 नहीं काटता, मतलब आपने यूट्यूब को 10 लाख रुपए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के पे कर दिए बट आपने 60,000 रुपए इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा, या आपने इक्वलाइजेशन लेवी काटा और पूरे 60,000 रुपए नहीं काटा, तो क्या होगा, पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी दैट ही फेल्ड टू डिडक्ट। तो जितना पैसा आप इक्वलाइजेशन लेवी का नहीं काटते जो आपको लॉ के हिसाब से काटना चाहिए था उतनी पेनल्टी। तो मान लीजिए मतलब जोमेटो ने यूट्यूब को 10 लाख रुपए दिए और उसमें 60,000 रुपए का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा, तो 60,000 रुपए की पेनल्टी जोमेटो के ऊपर लग जाएगी। या अगर मान लीजिए इक्वलाइजेशन लेवी तो काटा बट 2% के रेट पे काट लिया, तो 40,000 रुपए की पेनल्टी अब जोमेटो को पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 171 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। इनकम टैक्स एक्ट नहीं साहब, फाइनेंस एक्ट 2016 के हिसाब से 40,000 रुपए की पेनल्टी जोमेटो को देनी पड़ेगी, और अगर कुछ भी नहीं काटा तो पूरे 60,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, इक्वलाइजेशन में भी आपने काट तो लिया बट आप उसको टाइम से पे नहीं करते, तो जितने दिनों तक आपने उसको फेलियर किया है पे करने में, आपको 1000 रुपीज रोज की पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट हाँ, ये जो पेनल्टी का अमाउंट है वो इक्वलाइजेशन लेवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको कोई तो मान लीजिए कि मतलब जोमेटो ने 60,000 रुपए इक्वलाइजेशन लेवी काट तो लिया इन द मंथ ऑफ मे, तो इसे इक्वलाइजेशन लेवी को पे करना है बाय 7th ऑफ जून। तो जोमेटो लेट से 7th ऑफ जून को इसकी पेमेंट नहीं करता, तो 7 तारीख के बाद से आपका जो है पेनल्टी मतलब डिफॉल्ट शुरू हो जाता है। और लेट से जोमेटो इसको लेट से पे करता है 7th ऑफ नवंबर में, तो साहब आपका पीरियड ऑफ डिले कितना है, 7 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 5 महीने के आसपास। तो 5 × 30 × 1000 बोले तो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी बनती है। ठीक बात है, बट ये जो पेनल्टी है साहब 60,000 रुपए इक्वलाइजेशन लेवी का अमाउंट 60,000 है, पेनल्टी 1.5 लाख रुपए कैसे हो सकती है, तो ये 60,000 रुपए तक पेनल्टी हो जाएगी। अच्छा, तो देखेंगे मेरे साथ साथ हैविंग डिडक्टेड इक्वलाइजेशन लेवी बट फेल्स टू पे एज पर सेक्शन 166, पेनल्टी ऑफ ₹1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग व्हिच द फेलियर कंटिन्यूज, हाउएवर पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी दैट ही फेल्ड टू पे। अच्छा, अगर आप रीजनेबल कॉस्ट शो कर देते हैं तो सेक्शन 173 बोलता है कि पेनल्टी आपकी वेव हो जाएगी। ये सेम प्रोविजन साहब आप याद करें इनकम टैक्स एक्ट में भी है, सेक्शन 273B, जहां पे ज्यादातर पेनल्टीज ऐसी हैं जहां पे आप अगर रीजनेबल या फिर सफिशिएंट रीजन फॉर फेलियर शो कर देते हैं तो आपकी पेनल्टी वेव की जा सकती है। अच्छा, फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट, मतलब जोमेटो जो यूट्यूब से स्पेसिफाइड सर्विसेज ले रहा है उसे फॉर्म 1 में स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 जून तक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 मतलब 1/4/24 से 31/3/25 तक जोमेटो ने यूट्यूब से जो भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली हैं उसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट उसे 30 जून 2025 तक जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी टू द प्रिस्क्राइब्ड या फिर ऑथराइज्ड अथॉरिटी। ठीक बात है। अच्छा, every assessee shall on or before 30th June immediately following that financial year prepare and deliver to the assessing officer or any specified authority a statement in form 1 in respect of all specified services during such financial year। तुम सर अगर मान लीजिए कि मैं इस टाइम तक अगर मैं स्टेटमेंट को डिलीवर नहीं कर पाया, या मान लीजिए अगर मैंने स्टेटमेंट तो है मतलब टाइम से डिलीवर कर दिया बट उसमें कोई एरर या फिर अगर उसमें कोई ओमिशन है तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा।
एनएसएससी हु हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, मतलब 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और हैविंग फर्निश्ड द स्टेटमेंट विद इन दैट टाइम नोटिसेस एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग पर्टिकुलर्स देयरइन, ही मे फर्निश अ स्टेटमेंट। तो अगर आपने स्टेटमेंट फर्निश ही नहीं किया तो आप स्टेटमेंट फर्निश कर सकते हैं, बट अगर आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट फर्निश कर दिया जिसमें कोई गलती थी या जिसमें कोई एरर था या जिसमें कोई डेटा एंट्री आपसे छूट गई थी, तो आप क्या कर सकते हैं, एक रिवाइज स्टेटमेंट फर्निश कर सकते हैं। कब तक? एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच स्पेसिफाइड सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड। तो मुद्दे वाली बात क्या है, जोमेटो ने लेट से प्रीवियस ईयर 24-25 में स्पेसिफाइड सर्विसेज ली, मतलब 1/4/24 से लेके 31/3/25 तक जोमेटो ने जो भी स्पेसिफाइड सर्विसेज ली हैं उसे पूरा का पूरा स्पेसिफाइड सर्विसेज के डिटेल, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कितने की पेमेंट की, इक्वलाइजेशन में भी कितना काटा वगैरह सब कुछ की मतलब डिटेल जो है वो फॉर्म नंबर 1 में जो है वो असेसिंग ऑफिसर या ऑथराइज्ड ऑफिसर को जमा करनी पड़ेगी। कब तक? 30 जून 2025 तक। अगर जोमेटो ऐसा कर देता है वेल एंड गुड, मान लीजिए जोमेटो ऐसा कर देता है, बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए स्टेटमेंट को जमा करके जोमेटो को पता चलता है साहब किसमें से ना कुछ एरर है या फिर कोई और स्पेसिफाइड सर्विस है जो मैंने ली तो थी बट मैंने इसकी जानकारी सबमिट नहीं की, तो जोमेटो जो है साहब एक रिवाइज स्टेटमेंट सबमिट कर देगा। कब तक? 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने सर्विसेज ली, मतलब क्या हुआ 2 साल बोले तो 31/3/2027 तक आप एक रिवाइज स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, जोमेटो ने मान लीजिए इस समय तक अपना स्टेटमेंट जमा ही नहीं किया तो भी वो अपना स्टेटमेंट सबमिट कर सकता है। कब तक? 31/3/2027 तक। बट सर जी अगर आप टाइम से स्टेटमेंट जमा नहीं करते और अगर आप स्टेटमेंट को अगर आप देर से फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट वेयर द एसएससी फेल्स टू फर्निश द स्टेटमेंट विद इन 30th June of the immediately following year, और मतलब चलिए एक और मतलब छोटी सी बात देख लें, he shall be liable to pay a penalty of ₹100 for each day during which the failure continues। तो जोमेटो साहब अगर 30 जून तक अगर अपना स्टेटमेंट सबमिट कर देता है वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो 1 जुलाई से उसकी ₹100 रोज की पेनल्टी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बहुत बार क्या होता है डियर कि मुझे ना स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, मैं टाइम से इक्वलाइजेशन लेवी की सर्विसेज की स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर रहा, तो असेसिंग ऑफिसर को अगर ये बात पता चलती है तो असेसिंग ऑफिसर मुझे एक नोटिस इशू कर सकता है और मुझे बोल सकता है कि आपको इस समय तक स्टेटमेंट जमा करना है। ठीक बात है। अच्छा, तो फिर मेरे साथ साथ देखें, where the assessee fails to furnish the statement within the prescribed time, the assessing officer may serve a notice upon such assessee and requiring him to furnish the statement within 30 days from the date of service of notice। तो assessing officer साहब जो है आपको एक नोटिस इशू करके बोल सकते हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपना स्टेटमेंट सबमिट करें, और अगर आप उस 30 दिनों के अंदर अंदर स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते तो आपके ऊपर रोज की साहब ₹100 की पेनल्टी ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। आई होप आपको बात समझ आई। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जोमेटो ने साहब यूट्यूब से स्पेसिफाइड सर्विसेज ली, यूट्यूब ने आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज वगैरह दी। यूट्यूब का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। जोमेटो जो भी पेमेंट करेगा इट इज सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी। अच्छा, यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला, जोमेटो ने इक्वलाइजेशन लेवी काट लिया, जोमेटो ने इक्वलाइजेशन लेवी काट लिया, जोमेटो ने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा। ठीक बात है, मींस मेड इक्वलाइजेशन लेवी, नॉट मेड इक्वलाइजेशन लेवी। अगर जोमेटो ने इक्वलाइजेशन लेवी काट लिया वेल एंड गुड, पे टू द गवर्नमेंट। अगर जोमेटो ने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा वेल एंड गुड, पे टू द गवर्नमेंट। साहब अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी नहीं भी काटते तो भी आपको पैसे सरकार को देने पड़ेंगे, इक्वलाइजेशन लेवी आपको सरकार को जमा करनी पड़ेगी। साथ में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटने की वजह से आपके ऊपर अमाउंट ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी दैट यू हैव फेल्ड टू मेड, उतनी आपके ऊपर पेनल्टी भी है। ठीक बात है साहब, तो इतनी आपके ऊपर पेनल्टी भी है और आपको इक्वलाइजेशन लेवी सरकार को जमा करनी पड़ेगी। अच्छा, इन बोथ ऑफ द केसेस यूट्यूब जिसका इंडिया में कोई इनकम है ही नहीं, अब गवर्नमेंट क्या यूट्यूब से कोई भी रिकवरी कर सकती है? ऐसा जवाब है नहीं। अगर गवर्नमेंट सर जी यूट्यूब से रिकवरी कर ही सकती तो गवर्नमेंट इक्वलाइजेशन लेवी एट द वेरी फर्स्ट प्लेस लेकर क्यों आती? तो हमने कहा साहब यूट्यूब हम ना आपकी उस इनकम को इंडिया में एग्जम्प्ट करते हैं जो सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी है अंडर सेक्शन 1050। मतलब सर, मतलब जोमेटो जो आपको 10 लाख रुपए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के दे रहा है, हम उस पे इंडिया में आपको उस इनकम पे एग्जम्पशन देते हैं। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ऑन दैट इनकम इन इंडिया। ठीक बात है। अच्छा, आपका जो टैक्स बनता है वो हमें जोमेटो से मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ साथ देखेंगे सेक्शन 1050 क्या बोलता है, जो इनकम है साहब जो सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी है वो इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट है। तो मेरे साथ साथ देख लें, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड सर्विसेज एंड चार्जेबल टू इक्वलाइजेशन लेवी, ध्यान दीजिएगा, चार्जेबल टू इक्वलाइजेशन लेवी अंडर दिस चैप्टर शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक बात है। अच्छा, और मान लीजिए जोमेटो अगर इक्वलाइजेशन लेवी कर ले वेल एंड गुड, अगर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटता या काटने के बाद सरकार को जमा नहीं करता तो जोमेटो को वो एक्सपेंडिचर बिजनेस पर्पसेस के लिए अलाउड नहीं है, सेक्शन 40A1 की मना कर देते हैं। अच्छा, any consideration paid or payable to a non-resident for a specified services on which equalization is deductible
and such levy has not been deducted or after such deduction has not been paid on or before the due date specified under section 139(1) up to the date of filing ITR, तो आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। मींस 100% आपको डिसअलाउ हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में। अगर आप उसे किसी और प्रीवियस ईयर में पे करते हैं तो आप उस प्रीवियस ईयर में उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है साहब। अच्छा सर एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना है, बाकी फिर हमारा इक्वलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा हमने क्या कहा कि अगर आप किसी भी तरह की कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज ले रहे हैं, आपको उस पर 6% का इक्वलाइजेशन भी काट के सरकार को जमा करना है। अच्छा अब साहब ये देखा गया कि बहुत सारे पेमेंट्स जो एसएससी किसी भी नॉन रेसिडेंट को कर रहा है, एसएससी हर उस पेमेंट को इक्वलाइजेशन लेवी मान के 6% के रेट पे टीडीएस कर रहा है और 2% के रेट पे टीडीएस कर रहा है। मतलब 2% के रेट पे उस पर टैक्स पे कर रहा है। सर 2%, अच्छा 2% ना साहब 165A में होता था, जो अब हट गया है। सर अगर हट गया तो फिर क्यों बता रहे हो? क्योंकि साहब एक प्रोविजन हटा है, दूसरा प्रोविजन नहीं हटा। अच्छा चलिए फिर इसको छोड़ देते हैं, 6% की बात कर लेते हैं। बहुत सारे पेमेंट्स ऐसे हैं जहां पे एसएससी जो है डियर वो 6% पे जो है वो टैक्स काट रहा है, बट वो जो पेमेंट है वो इजीली क्लासिफाई हो सकती है एज अ रॉयल्टी या एज अ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और इस पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज्यादा है, वो या तो 10% है या तो 20% है, बट एसएससी उस पे भी सिर्फ 6% के रेट पे इक्वलाइजेशन भी पे कर रहा है। तो ऐसी चीजों को कब करने के लिए ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस एक्ट 2021 ने क्या बोला, द रॉयल्टी और एफटीएस इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा ये रहा। अच्छा provided that the consideration receivable for specified services shall not include the consideration which are taxable as royalty or fees for technical services under the income tax act read with DTAA। मतलब क्या हुआ कि एसएससी जो है वो हर प्रकार की पेमेंट, चाहे वो पेमेंट रॉयल्टी की तरह से या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की तरह से भी क्लासिफाई हो रही है, उस पे भी एसएससी 6% के रेट पे इक्वलाइजेशन भी काट के काम खत्म कर रहा है, जबकि उस पे जो टैक्स लग रहा होता है वो 10% या 20% लग रहा होता है। तो हमने कहा नहीं साहब, अगर कोई पेमेंट रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की तरह से अगर क्वालिफाई करती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रीड विद द DTAA, तो आपको टैक्स इनकम टैक्स एक्ट और DTAA के हिसाब से करना है, ना कि आप उसको स्पेसिफाइड सर्विस मान के उस पे 6% का इक्वलाइजेशन भी काटना है, ऐसा ना करें। ठीक बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे तो देख लें साहब मेरे साथ साथ। अच्छा गंगा लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इन वूलन गारमेंट्स अंडर द ब्रांड नेम जी वूल। अच्छा in order to expand its export sales, it launched a massive publicity campaign in overseas market. For the purpose of online advertisement, it hired Doodlelink, a country D-based company which do not have a P in India. अच्छा, it paid 20 lakh for its services in the previous year. Discuss the tax and TDS implication of such transaction both in the hands of Ganga and Doodle। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या TDS implication आता है सेक्शन 195 के हिसाब से, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 195 बोलता है साहब एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, एनी पेमेंट विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, उसमें आपको टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा अगर आप देखेंगे साहब जो ये मतलब गंगा जो है वो पेमेंट कर रही है 20 लाख रुपए की टू डूडलिंक। ठीक बात है। तो ऑल्दो ये जो पेमेंट है जो आप कर रहे हैं टू द डूडलिंक, इसको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बिजनेस कनेक्शन माना जा सकता है और इस पे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स बन सकता है। पर सर जी सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स करना सफिशिएंट नहीं है, आपको रेलेवेंट DTAA भी देखना पड़ेगा। और इंडिया के जितने भी DTAA हैं वो या तो OECD या तो OECD के हिसाब से है या तो UN मॉडल कन्वेंशन के हिसाब से है। दोनों में किसी और देश की कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट इंडिया में तभी टैक्स होगा जब उस देश की कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है साहब कि मतलब डूडल का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। अच्छा अगर आप देखेंगे विच हैज नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि DTAA के हिसाब से डूडल इनका ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे डूडल का ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है तो सेक्शन 195 का TDS नहीं बनता। तो क्या सर इक्वलाइजेशन भी लग सकता है सेक्शन 165A में? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंडीशन, क्या पेमेंट किसी रेसिडेंट ने की है या एक ऐसे नॉन रेसिडेंट ने की है जिसका इंडिया में पी है। हाँ सर यहाँ पे पेमेंट रेसिडेंट ने की है जिसका नाम है गंगा लिमिटेड। अच्छा जो पेमेंट की गई है क्या वो किसी स्पेसिफाइड सर्विस के लिए की गई है? यहाँ पे साहब जो पेमेंट है वो की गई है फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, तो वो स्पेसिफाइड सर्विस तो ये भी हो गया। जो पेमेंट की गई है ये क्या किसी बिजनेस या पर्पस के लिए की गई है? हाँ सर यहाँ पे गंगा जो है वो अपने ओवरसीज मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती है, मींस फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा जो पेमेंट की गई है क्या वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है? हाँ सर गंगा ने 20 लाख रुपए का पेमेंट किया जो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अच्छा लास्ट जो आपको चेक करना है वो क्या करना है, पेमेंट जिस नॉन रेसिडेंट को की गई है क्या इसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है? सर पेमेंट की गई है एक नॉन रेसिडेंट को जिसका नाम है डूडल इंक और इसका इंडिया में पीई नहीं है।
इसका इंडिया में पीई नहीं है। तो इसका मतलब सारे कंडीशंस जो है साहब वो फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए दिस ट्रांजेक्शन इज सब्जेक्ट टू द इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165। अब यहाँ पे मतलब गंगा को साहब इस वाले पेमेंट में 6% का इक्वलाइजेशन लेवी, मतलब 20 लाख का 6% बोले तो 1,20,000 रुपए काट के सरकार को देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 20 लाख रुपए जो इनकम है डूडल की, वो सेक्शन 1050 के हिसाब से एग्जेंट हो जाएगा। अगर गंगा यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी को काटता नहीं है या काट के सरकार को नहीं जमा करता, तो गंगा को 20 लाख रुपए अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर टैक्स पर्पसेस के लिए डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A1B शायद, मुझे याद है 41B था ना शायद। अच्छा, गंगा की जो इनकम होगी साहब वो डिसअलाउ हो जाएगी अंडर सेक्शन 40A1B। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें अभी आपके साथ देखना है, दैट इज द पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। डियर फ्रेंड्स, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत देश में बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स जो हैं वो क्रिएट होते जा रहे हैं, जो बाकी लोगों के गुड्स या सर्विसेज के सेल को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत वेल नोन हमारे देश में पोर्टल है साहब, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये तो दो बहुत वेल नोन पोर्टल्स हैं। इसके अलावा साहब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पोर्टल्स इन इंडिया विच आर ऑपरेटिंग टूडे, जो आज के दिन ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिंत्रा, तो ये जितने भी पोर्टल्स हैं ये अपने भी गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, बट ये बाकी लोगों की भी गुड्स और सर्विसेज को बायर्स को सेल कर रहे होते हैं। मतलब मैं अपने प्रोडक्ट्स को हो सकता है किसी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपने कस्टमर्स को सेल करूं, तो मैं क्या बन गया, मैं बन गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। और जिस पोर्टल के थ्रू मैं वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रहा हूं, वो पोर्टल क्या बन गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक बात। अच्छा, तो हमने कहा चूंकि देश में साहब बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और लाखों की संख्या में ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैं, वो लोग अपनी इनकम को जो है वो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में भी टीडीएस लगा दो। और हमने कहा कोई भी पैसा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे करेगा, क्योंकि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का उसने गुड्स या सर्विसेज अपने पोर्टल के थ्रू सेल को फैसिलिटेट किया है, और उसके लिए जो पैसे देगा उस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1% का टीडीएस करना पड़ेगा। बट अगर ये पेमेंट या क्रेडिट जो है साहब वो 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद हुई है, तो 0.1% के हिसाब से टीडीएस करना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ देख लें, where sale of goods or provision of services of an e-commerce participant is facilitated by the e-commerce operator through its digital or electronic facility or platform, such e-commerce operator shall at a time of credit or at a time of payment, whichever is higher, whichever is earlier, make TDS at the rate of 1%। बट अगर ये पेमेंट या क्रेडिट 1/10/2024 या उसके बाद हुआ है, तो एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, तो वर्ड क्या यूज हुआ है साहब, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज। तो जो ग्रॉस अमाउंट होगी उसका 1% आपको टीडीएस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब डिस्प्यूट्स हैं सर कि ये ग्रॉस अमाउंट क्या होता है। इस ग्रॉस अमाउंट को लेके साहब सीबीडीटी ने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। सर मान लीजिए कि मैंने ना फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई आईफोन परचेज किया, मिस्टर ए ने फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई आईफोन परचेज किया, और ये जो आईफोन जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेट्स से एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने हो सकता है एप्पल से बल्क में आईफोन खरीदा हो, और वो फ्लिपकार्ट के थ्रू वो आईफोन जो है लोगों को सेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं कौन हूँ, आई एम बायर। अच्छा, फ्लिपकार्ट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर और एबीसी इंडिया इज होम, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ये कौन है साहब, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अच्छा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो है साहब वो सिर्फ रेसिडेंट हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194 ओटीडीएस। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा देख लें। E-commerce operator means a person who owns, operates or manages a digital or electronic facility or platform. E-commerce participants means a person resident in India selling goods or providing services including any digital product through the digital or electronic facility or platform। तो ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहा है, ओन या ऑपरेट कर रहा है, उसके थ्रू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो पर्सन है जो उसके थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज या किसी भी तरीके का कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ही इज नोन एज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। बट इंटरेस्टिंग बात यह है साहब कि जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है ही कैन ओनली बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। तो सर अगर मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू इंडिया में अगर गुड्स या सर्विसेज वगैरह सेल कर रहा है, तो उस पे क्या होगा, तो इस पे साहब पहले जो होता था, इसमें जो पहले जो प्रोविजन होते थे वो कुछ और होते थे। अब चूंकि ये प्रोविजन हट गया, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट को इस इनकम पे 195 के हिसाब से एट द रेट्स इन फोर्स के हिसाब से टीडीएस करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा 100% करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इश्यूज इन दिस रिगार्ड, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मैं ये
ऑन द सेफर साइड में ये मान के चलता हूं कि फ्लिपकार्ट को 195 का टीडीएस करना पड़ेगा, ठीक बात है, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगा, बट जस्ट टू आंसर योर क्वेरी मैं ये कह देता हूं कि 195 का टीडीएस करना है, जो कि रियलिटी में नहीं होने वाला। अच्छा इन्हीं हो। अच्छा तो साहब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या क्या सेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके के गुड्स, किसी भी तरीके की सर्विसेज, इवन अगर कोई सर्विसेज प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल नेचर की है वो भी सर्विसेज कवर्ड है। तो मान लीजिए कि अगर कोई मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है साहब एक मान लीजिए कि मतलब पोर्टल है fileyourITR.com, उस पोर्टल के थ्रू किसी क्लाइंट को अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो जो ट्रांजेक्शन है डियर इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेक्शन 194 TDS, ठीक बात है। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें हो गई, तो मेरे साथ साथ देख लें। तो जब भी आप कोई सम पे या फिर क्रेडिट करेंगे आपको 1% या 0.1% के रेट पे टीडीएस करना पड़ेगा। सर मान लीजिए मैंने ना कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए मैंने कोई फोन जो है वो मैंने एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू परचेज किया, मतलब मैंने तो फ्लिपकार्ट के थ्रू परचेज किया था, बट इस फोन को जो सेल किया है वो सेल किया है एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। तो फ्लिपकार्ट भी ईसीओ मींस ई कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा तो अब एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं पेमेंट करूं फ्लिपकार्ट को 1 लाख रुपए, और सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि मैं जो हूं वो डायरेक्टली पे कर दूं टू द सेलर, मतलब डायरेक्ट पेमेंट टू द सेलर। अच्छा तो अगर आप फ्लिपकार्ट को पे करेंगे, फ्लिपकार्ट को अकॉर्डिंगली जो है आगे एबीसी को पे करेगा। इसमें फ्लिपकार्ट को ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स पे 1% का या फिर 0.1% का टीडीएस करना है। अगर मैं डायरेक्ट पेमेंट भी कर देता हूं टू द सेलर, तो एक्ट बोलता है कि इवन अगर बायर ने डायरेक्टली ई कॉमर्स ऑपरेटर को, मतलब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर दिया, तो ये डीम्ड किया जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब फ्लिपकार्ट ने वो पेमेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को किया और उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा तो मेरे साथ साथ देख, अच्छा any payment made by the purchaser of goods or recipient of services directly to the e-commerce participant for the sale of services facilitated by the e-commerce operator shall be deemed to be the amount credited or paid by the e-commerce operator to the e-commerce participant and shall be included in the gross amount of such sale or services or both for the purpose of TDS। तो इसका मतलब अगर आप डायरेक्टली जो है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ना करके ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को अगर आप डायरेक्टली भी पे कर दो, स्टिल ये माना जाएगा कि ये जो 1 लाख रुपए है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे किया, और अकॉर्डिंगली ई कॉमर्स ऑपरेटर बिंग फ्लिपकार्ट उस पे 1% का टीडीएस करना पड़ेगा। सिर्फ एक बात बताओ, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स क्या होता है? साहब ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स का मतलब होता है डियर इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू, सो व्हाट वुड बी द इनवॉइस वैल्यू? हम जनरली अगर मैं एक शब्द में, अगर मैं 2 शब्द में बोलूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स, जिस पे आपको टीडीएस करना है, दैट इज इनवॉइस वैल्यू। अच्छा जो वैल्यू, जो इनवॉइसिंग एबीसी ने, जो इनवॉइस जो है वो एबीसी ने मिस्टर ए को इशू किया है फॉर दैट प्रोडक्ट या फिर फॉर दैट सर्विस। तो मान लीजिए अगर एबीसी ने जो मिस्टर ए को इनवॉइसिंग की है वो अगर 1 लाख रुपए की है, दैट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ वैल्यू, ठीक बात है। अच्छा तो ऐसा हो सकता है कि फ्लिपकार्ट जो है साहब उस पे 1% का अपना कमीशन चार्ज करता हो, या फिर हो सकता है कि 1% का अपना कोई कन्वीनियंस फी चार्ज करता हो, और फ्लिपकार्ट जो है 1% का अपना कमीशन चार्ज करके सिर्फ और सिर्फ 99,000 रुपीज एबीसी को दे, बट टीडीएस किसमें करना पड़ेगा? ग्रॉस अमाउंट। और ग्रॉस अमाउंट कितना है? इनवॉइस वैल्यू। और एबीसी ने जो इनवॉइसिंग किया टू मिस्टर है वो 1 लाख पे की है, तो यहाँ पे जो टीडीएस करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट को 99,000 पे नहीं करना, 99,000 इज द एक्चुअल पेमेंट वैल्यू। ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स कितनी है? 1 लाख, तो टीडीएस भी 1% मतलब 1,000 रुपए करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अब जब फ्लिपकार्ट एबीसी को पे करेगा 1 लाख रुपए, तो उसमें 1,000 रुपए तो सर जी उसने यहाँ पे टीडीएस का काट लिया, और 1,000 रुपए अपनी कन्वीनियंस फी माइनस कर ली, तो 98,000 रुपीज पे करेगा। अच्छा इसमें और भी बात करेंगे बाद में। चलिए सर एक बात बताओ, स्मॉल ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या कोई रिलीफ नहीं है? तो लॉ मेकर ने कहा ठीक है, अगर आप एक स्मॉल ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैं, बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, और अगर आप 5 लाख रुपए तक के गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, और अगर आप अपना पैन या आधार प्रोवाइड कर देते हैं टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को आप पे किसी भी तरीके का कोई टीडीएस 194 में नहीं करना। तो मेरे साथ साथ देख लें, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर दिस सेक्शन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। क्या क्या? E-commerce participant is an individual or HUF, gross amount of sales or of the goods or services does not exceed rupees 5 lakh during the financial year, and ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज फर्निश्ड पैन और आधार टू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो उस केस में 5 लाख रुपए तक का अगर आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स है, तो ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट
अगर बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ ई कॉमर्स ऑपरेटर को वहां पे टीडीएस नहीं करना 194 का। सर अगर 194 का टीडीएस नहीं करना तो क्या किसी और प्रोविजन में टीडीएस करना पड़ सकता है? इसका जवाब है नहीं। अगर किसी ट्रांजेक्शन में 194 का टीडीएस हो गया और अगर किसी ट्रांजेक्शन में 194 का टीडीएस नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, मींस इंडिविजुअल या एचयूएफ था, 5 लाख रुपए की सेल थी, अपना पैन या आधार दे दिया, तो यहाँ पे 194 का टीडीएस नहीं हो रहा, बट ड्यू टू दिस रीजन तो उस ट्रांजेक्शन पे साहब किसी और सेक्शन में टीडीएस नहीं होगा। ठीक बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सारी बातें हो गई। अच्छा अब कुछ बात कर लेते हैं गाइडलाइंस की जो कि इशू की हैं सीबीडीटी ने। तो मेरे साथ साथ देख लें, तो हमने क्या कहा 194 में जब भी कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, जब भी वो किसी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को किसी भी तरीके का कोई पेमेंट क्रेडिट करेगा या पे करेगा व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स पे साहब 1% का टीडीएस करना पड़ेगा, 0.1% का टीडीएस करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ क्रेडिट। अगर वो डेट 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद है तो 0.1, अगर उसके पहले है तो 1%। अच्छा सवाल बनता है ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन जो ओन करे, ऑपरेट करे या मैनेज करे कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए अगर आप कोई भी तरीके का जो है वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म ओन करें, मेंटेन करें, ऑपरेट करें, यू बिकम अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। और आप जो है साहब ई कॉमर्स ऑपरेटर होने के साथ आप रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये जो मतलब गाइडलाइंस है साहब ये पहले आई थी, अब रिसेंटली भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो हम आपके साथ देखेंगे। अच्छा एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। अब मान लीजिए कि मैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक परचेज करता हूं, या अगर मान लीजिए कि मैं कमोडिटीज का ट्रांजैक्शन करता हूं, या मैं पावर एक्सचेंज में कोई पावर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह परचेज या सेल करता हूं, तो सवाल बनता है कि क्या वहां पे 194 ओ लगेगा? सर आप किसी पावर एक्सचेंज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी परचेज या सेल कर रहे हैं, तो वो जो पावर एक्सचेंज है वो कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी मेंटेन कर रहा है और आपको वो फैसिलिटेट कर रहा है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने में, सो दैट पावर एक्सचेंज बिकेम एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या मेरी बात समझ पाए? मान लीजिए मेरे पास सरप्लस पावर है जिसको मैं सेल करना चाहता हूं, या मेरे पास हो सकता है कि कोई मतलब शेयर्स वगैरह हैं जिसको मैं सेल करना चाहता हूं, तो आज के समय में मुझे फिजिकली किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं जाना, मुझे फिजिकली किसी भी पावर एक्सचेंज के पास नहीं जाना, सबके ऑनलाइन पोर्टल्स बने हुए हैं, मैं उन पोर्टल्स में गया, अपने आप को रजिस्टर किया, मेरे पास जो प्रोडक्ट सेल करने को है मैंने उसकी जानकारी दे दी। क्या मेरी बात समझ पाए? और उनका जो पोर्टल है वो फैसिलिटेट करेगा इस ट्रांजेक्शन को, तो वो जो पोर्टल है साहब वो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर, और मैं बन गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो 194 का टीडीएस अट्रैक्ट तो हो गया, बट इसमें परेशानी ये है कि लेट्स से कि मैं अपने शेयर्स को सेल करना चाहता हूं, बट इसका बायर कौन होगा? और मैं जो शेयर्स को सेल कर रहा हूं क्या वो एक बायर के पास जाएगा या मल्टीपल बायर्स के पास जाएगा, ये भी कहना मुश्किल। मतलब सर अगर मान लीजिए मेरे पास टीसीएस के 1000 शेयर्स हैं जो मैं सेल करना चाहता हूं, और मैंने ये जो शेयर्स हैं वो मैंने किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू मैंने सेल करने डाल दिया। अब ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है कि वो 1000 शेयर्स जो है वो किसी एक ही बायर के पास जाएंगे। हो सकता है कि एक बायर है जिसने वो सिर्फ 500 शेयर खरीदने हैं तो मेरे 500 शेयर उसके पास चले गए, दूसरा बायर है उसने सिर्फ 100 शेयर खरीदने हैं, मेरे 100 शेयर उसके पास चले गए। मींस टाइम पास नहीं करते ऐसे ट्रांजेक्शन्स में साहब जो किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी कमोडिटी एक्सचेंज या किसी पावर एक्सचेंज के थ्रू हो रहे हैं, वहां पे 1-to-1 लिंकेज बिटवीन द सेलर एंड बायर इज नॉट पॉसिबल, यूजुअली नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ऐसे केसेस में हम अगर आप किसी एक्सचेंज के थ्रू, अगर आप किसी कमोडिटीज एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज या पावर एक्सचेंज वगैरह के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस पे हम ना तो 194 ओ का टीडीएस करेंगे, ना हम 194 एच का टीडीएस करेंगे, ना हम 194 क्यू का टीडीएस करेंगे, और ना ही हम सेक्शन 206C1 एच का टीसीएस करेंगे। हम सब से उसको एग्जेम्प्ट करते हैं। तो मेरे साथ साथ देखें। अच्छा कहते हैं साहब, अच्छा देखेंगे, in order to remove such difficulty it is provided that provisions of section 194 shall not be applicable on transactions in securities and commodities which are traded through recognized stock exchange or cleared and settled by the recognized clearing corporation including recognized exchange और recognized clearing corporation located in IFSC। तो आप अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं थ्रू इन अ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इन अ स्टॉक और कमोडिटी थ्रू एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इवन चाहे वो आईएफएससी में क्यों ना हो, उस पे 194 का टीडीएस नहीं लगेगा। सेकंड,
transactions in electricity, renewable energy certificates and energy saving certificates traded through power exchanges registered as per central electricity। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेड कर रहे हैं या अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के सर्टिफिकेट वगैरह को ट्रेड कर रहे हैं उस पे भी 194 होगा, टीडीएस नहीं लगेगा अगर आप किसी पावर एक्सचेंज वगैरह के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड एप्लीकेबिलिटी ऑन पेमेंट गेटवे। अब साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने ना फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई फोन परचेज किया और मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट को वो मैं पे कर रहा हूँ थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, मतलब थ्रू अ पेमेंट गेटवे, लेट्स से पे यू मनी, या मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ थ्रू द सेलर डायरेक्टली बट थ्रू पे यू मनी पेमेंट गेटवे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब बहुत ध्यान से हो क्या रहा है कि मैंने फोन परचेज किया, केस वन मैंने वो पेमेंट कर दिया टू फ्लिपकार्ट, बट थ्रू फ्लिपकार्ट मैंने वो पे किसको किया, मतलब थ्रू फ्लिप मतलब मैंने पेमेंट कर दिया टू फ्लिपकार्ट बट थ्रू पे यू मनी। अच्छा, अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा, इस पेमेंट को जो जिस पर्सन ने उस फोन को एक्चुअली सेल किया, जो जिस पर्सन ने गुड्स को एक्चुअली सेल किया उसको ट्रांसफर कर देगा, क्रेडिट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल बनता है कि जो टीडीएस है साहब वो फ्लिपकार्ट को तो करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर बिकॉज it is owing, maintaining or managing any digital or electronic facility for the electronic commerce, तो Flipkart is liable to make TDS under section 194O on the payment or credit to the seller e-commerce participant। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, सवाल बनता है कि अगर मैं पेमेंट यहाँ पे थ्रू पेयू मनी कर रहा हूं तो पेयू मनी भी तो पेमेंट सर जी या तो फ्लिपकार्ट को करेगा या डायरेक्टली टू द सेलर करेगा, तो क्या पेयू मनी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं बोल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के कंडीशन को तो पेयू मनी भी क्वालिफाई करता है, क्योंकि पेयू मनी इज ऑल्सो ओइंग, मेंटेनिंग और मैनेजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल और फैसिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या मेरी बात समझ पाए? कैसे सर? पेयू मनी आपको एक सर्विस फैसिलिटेट करके दे रहा है, फ्लिपकार्ट जो है वो गुड्स का ट्रेडिंग करके दे रहा है, तो एक ही ट्रांजैक्शन में टीडीएस ऑब्लिगेशन फ्लिपकार्ट पे भी लग गई और पेयू मनी पे भी लग गई। तो ऐसे सिचुएशन में साहब गवर्नमेंट ने कहा, सीबीडीटी ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में पेयू मनी इज नॉट लायबल टू मेक टीडीएस अगर फ्लिपकार्ट उस पर टीडीएस कर लेता है। तो फ्लिपकार्ट अगर इस वाले ट्रांजेक्शन पे 194 का टीडीएस कर लेता है देन पेयू मनी बीइंग द पेमेंट गेटवे इज नॉट लायबल टू मेक टीडीएस। तो सर ये बात पेयू मनी को कैसे पता कि फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे टीडीएस किया या नहीं किया? इसके लिए पेयू मनी बीइंग द पेमेंट गेटवे विल टेक एन अंडरटेकिंग, मतलब वो एक अंडरटेकिंग ले लेगा फ्रॉम फ्लिपकार्ट कि इस वाले ट्रांजैक्शन पे आप टीडीएस ना करें, हम जब सेलर को पे या फिर क्रेडिट करेंगे हम उस पर टीडीएस कर लेंगे। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें सर जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, देखेंगे इन सच केस द पेमेंट गेटवे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस ऑन द ट्रांजैक्शन इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, हमारे केस में फ्लिपकार्ट। Hence, in the above case, if vbuy.com, मतलब हमारे केस में था flipkart.com has make TDS under section 194, PayU money will not be required to make TDS under section 194 on the same transaction। बट साहब ये बात PayU money को पता कैसे चलेगी? For this purpose, PayU money may take an undertaking from vbuy, मतलब flipkart.com। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी ऑन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि मैंने ना आईसीआईसीआई इंश्योरेंस से मैंने कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज किया, आईसीआईसीआई से मैंने आईसीएआई लिखा गया क्या, मैंने लेट्स से आईसीआईसीआई से मैंने ना अपना कोई कार इंश्योरेंस परचेज किया। तो मान लीजिए कि मिस्टर ये डायरेक्टली आईसीआईसीआई के पोर्टल पे गए, डायरेक्टली वहां से उन्होंने कार इंश्योरेंस परचेज कर लिया, बात खत्म हो गई। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी मिडल मैन या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। बट आपको पता है साहब जनरली ऐसा नहीं होता। लोग क्या करते हैं, जो भी इंश्योरेंस वगैरह परचेज करते हैं पहले के जमाने में वो किसी इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू परचेज करते थे। मान लीजिए मिस्टर ए ने इंश्योरेंस तो परचेज किया थ्रू आईसीआईसीआई बट परचेज किया थ्रू मिस्टर बी, तो मिस्टर बी को आप क्या नाम देंगे? इंश्योरेंस एजेंट। और आईसीआईसीआई जो है साहब वो क्या करेगा, मिस्टर बी को वो कुछ पे करेगा कमीशन, क्योंकि मिस्टर बी ने आईसीआईसीआई के लिए बिजनेस प्रोक्योर किया है और इस कमीशन में आईसीआईसीआई साहब 194D का टीडीएस करेगा ऑन द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, पर सर जी किसी फिजिकल इंश्योरेंस एजेंट से इंश्योरेंस खरीदने के दिन चले गए, अब तो साहब इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स आ गए हैं, अब तो इंश्योरेंस की बड़े बड़े पोर्टल्स बन गए हैं जैसे policybazaar.com। तो मैं क्या करता हूं, मैं मिस्टर ए, मैं आईसीआईसीआई से मैं इंश्योरेंस परचेज करता हूं थ्रू पॉलिसी बाजार। अच्छा, तो इसका मतलब मैं इंश्योरेंस किसका परचेज कर रहा हूं? आईसीआईसीआई का, बट किसके थ्रू कर रहा हूं? थ्रू पॉलिसी बाजार। तो यहाँ पे हो क्या रहा है साहब, आईसीआईसीआई इज सेलिंग मी द इंश्योरेंस, मतलब आईसीआईसीआई अपनी सर्विस मुझे सेल कर रहा है और पॉलिसी बाजार इज द पोर्टल हु इज फैसिलिटेटिंग सच सेल। तो पॉलिसी बाजार बिकेम द ईसीओ
आईसीआईसीआई बिकम द ईसीपी। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब पहले तो आईसीआईसीआई जब पेमेंट कर रहा होता था टू इंश्योरेंस एजेंट, उसके कमीशन में आईसीआईसीआई को टीडीएस करना पड़ता था। बट अब क्या होगा, अब यहाँ पे पॉलिसी बाजार जो है अपना कमीशन काट के जो पैसे हैं वो आईसीआईसीआई को दे देगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब यहाँ पे 194 ओ क्या बोलेगा कि पॉलिसी बाजार को आईसीआईसीआई जब भी वो पे करेगा, पॉलिसी बाजार जब भी आईसीआईसीआई को पेमेंट करेगा या फिर क्रेडिट करेगा, पॉलिसी बाजार हैज टू मेक टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ बिकॉज पॉलिसी बाजार इज एन ईसीओ एंड आईसीआईसीआई इज द ईसीपी, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। आर यू गाइस गेटिंग? चले, तो सर क्या आईसीआईसीआई को भी इंश्योरेंस कमीशन में पॉलिसी बाजार को जब वो पे करेगा तो क्या 194D का टीडीएस करना है? इसका जवाब है नहीं। उसका रीजन क्या है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन 194 के टीडीएस में आ गई तो किसी दूसरे सेक्शन में उसका टीडीएस नहीं होता। ये बात क्लियर है? अच्छा, ये बात तो चले ठीक है, बट बहुत बार क्या होता है साहब कि मैं ना मल्टीपल ईयर्स की पॉलिसी परचेज कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने 1 साल की पॉलिसी परचेज की, तो अकॉर्डिंगली आईसीआईसीआई को जब पॉलिसी बाजार पेमेंट या फिर क्रेडिट करेगा 194 का टीडीएस कर लेगा, बात खत्म हो गई। अगर मैं मल्टीपल ईयर्स की पॉलिसी परचेज करता हूँ, मल्टीपल ईयर्स की, लेट्स मैं 5 साल की पॉलिसी परचेज करता हूँ, 5 ईयर पॉलिसी, तो मैं क्या करता हूं, हर साल जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। क्या? पहले साल का जो इंश्योरेंस है, फर्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस है, वो पॉलिसी बाजार के थ्रू हुआ है। बाकी 4 साल मेरा आईसीआईसीआई से डायरेक्ट रिलेशन, मींस पहले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैं पे करूंगा वो पॉलिसी बाजार के थ्रू पे करूंगा, देन बाकी के 4 साल में डायरेक्टली पे करूंगा। तो सिर्फ पहले साल के इंश्योरेंस में पॉलिसी बाजार को 194 का टीडीएस करना है, बाकी 4 साल में नहीं करना। और हाँ, अगर आईसीआईसीआई पॉलिसी बाजार को कोई कमीशन वगैरह पे करेगा तो उस पर 194D का टीडीएस करेगा। ठीक बात है। अगर 5 साल की जो पॉलिसी है साहब, अगर 5 साल का जो प्रीमियम है अगर वो पॉलिसी बाजार के थ्रू राउट हो रहा है, उस केस में 5 साल जो है वो पॉलिसी बाजार को 194 का टीडीएस करना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ देख लेंगे यहाँ पे। अच्छा, all year premium to ICICI through policy bazaar will have to make TDS under section 194 on the payment of insurance premium to ICICI for all the years, and ICICI auto will not be required to make TDS on insurance commission paid to policy bazaar। ठीक बात है। अच्छा, कुछ एडिशनल मतलब गाइडलाइंस भी जो इशू की गई थी, मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा। आज के समय ना मल्टीपल ई कॉमर्स पार्ट ऑपरेटर्स आते जा रहे हैं। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक बायर हूं, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक एचपी का लैपटॉप खरीदना था, वो एचपी इंडिया की वेबसाइट में गया, वहां से लैपटॉप परचेज कर लिया, कोई भी और पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, तो एचपी इंडिया क्या है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एज वेल एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। कैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर? कैसे? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या पोर्टल है जिसके थ्रू वो ई कॉमर्स करती है। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कैसे? क्योंकि वो अपने गुड्स या सर्विसेज एक पोर्टल के थ्रू सेल कर रही है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो एचपी इंडिया इज एट द सेम टाइम ई कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो सवाल बनता है इस वाले ट्रांजेक्शन में क्या 194O का टीडीएस होगा? इसका जवाब है नहीं, 194O का टीडीएस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी दूसरे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा, बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट आर बोथ द सेम पर्सन। क्या मेरी बात समझ पाए? यू गाइस गेटिंग? हाँ, एक केस में यहाँ टीडीएस हो सकता है, और वो केस कौन सा है साहब? 194Q। अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज कर लेते हैं तो आपको 194Q का टीडीएस करना पड़ सकता है। इसका यही इंप्लीकेशन है, और इसके अलावा इसका और इंप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, केस को चेंज करते हैं। मुझे एचपी का लैपटॉप खरीदना है, बट मैं उसे परचेज करता हूं थ्रू अमेजॉन। मैं एचपी का लैपटॉप खरीदता हूं, बट किसके थ्रू परचेज करता हूं? थ्रू अमेजॉन। अच्छा, तो मिस्टर ए हो गए, अमेजॉन हो गया, और एचपी हो गया। अच्छा, अमेजॉन इज व्हाट? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा, एचपी इज व्हाट? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इन दिस केस, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस अमेजॉन के थ्रू सेल कर रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए? HP अपने प्रोडक्ट या सर्विस अमेजॉन के थ्रू सेल कर रहा है, सो HP इज एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। बट एट द सेम टाइम HP के पास अपना भी पोर्टल है, तो साथ में ये ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है। पर मैंने जो परचेज किया है मैंने अमेजॉन के थ्रू किया है, तो मैं जो पेमेंट करूंगा वो मैं अमेजॉन के थ्रू करूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अमेजॉन है। तो सवाल बनता है कि यहाँ पे टीडीएस इंप्लीकेशन कहां पे आएगा? यहाँ पे टीडीएस इंप्लीकेशन कहां पे आएगा? क्योंकि जब भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेगा 194O का टीडीएस बनेगा। अच्छा,
क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट दोनों एचपी है, तो अमेजॉन बीइंग एन ईसीओ हु इज मेकिंग पेमेंट टू द सेलर, एक्चुअल सेलर कौन, एचपी, अमेजॉन को यहाँ पे 194 होगा टीडीएस का। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इस ट्रांजेक्शन में 194 होगा टीडीएस नहीं होगा, पहले वाले ट्रांजेक्शन में तो आप मना कर सकते थे बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट आर द सेम वन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर या पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है, तो जो एक्चुअल सेलर को जब आप पे करेंगे ईसीओ व्हाइल मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट टू द एक्चुअल सेलर, एंड हु इज द एक्चुअल सेलर इन दिस केस, एचपी, 194 होगा टीडीएस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ? अच्छा, तीसरा केस, मैं मिस्टर ए, मैं अमेजॉन के थ्रू कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है मिस्टर बी, और मिस्टर बी के पास अपना कोई पोर्टल वगैरह नहीं है उसको सेल करने को, तो अमेजॉन इज व्हाट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, मिस्टर बी इज व्हाट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, और मैं कौन हूं, बायर हूं, तो अमेजॉन को अकॉर्डिंगली यहाँ पे 194 का टीडीएस करना है, तो बड़ा आसान था। अच्छा, एक और केस हो सकता है, आपको बताया साहब गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि एक प्लेटफॉर्म की तरह से काम करता है, जहां पे मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एंगेज कर सकते हैं, एक दूसरे से डील कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मैं मिस्टर ए हूं, मैंने एक ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू कोई कंप्यूटर सर्च किया, वो ई कॉमर्स पोर्टल जो है वो बाकी ई कॉमर्स पोर्टल के साथ लिंक्ड है थ्रू ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अच्छा, एचपी जो है साहब वो अपना कंप्यूटर सेल करना चाहता है, उसने अपने आप को भी लिस्ट किया हुआ है और अमेजॉन में भी अपना प्रोडक्ट उसने डाला हुआ है। अच्छा, अब मेरा जो ईसीओ है वो अमेजॉन के साथ लिंक हो गया थ्रू ओएनडीसी, ठीक बात है। तो यहाँ पे कितने लोग आ गए, यहाँ पे एक ईसीओ आ गया आपका, ये इसको हम नाम देंगे बायर साइड ईसीओ, अमेजॉन को हम नाम क्या देंगे, सेलर साइड ईसीओ। अब सवाल बनता है 194 का टीडीएस कौन करेगा, क्या ईसीओ, क्या बायर साइड ईसीओ अमेजॉन को पेमेंट करते टाइम करेगा, क्या अमेजॉन एचपी को पे करते टाइम करेगा, मींस हु इज गोइंग टू मेक टीडीएस। तो हमेशा याद रखें, जो भी ईसीओ, जो भी सेलर साइड ईसीओ एक्चुअल सेलर को जब पेमेंट करेगा या एक्चुअल सेलर को पे करने के लिए रिस्पांसिबल होगा, ही इज रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस अंडर सेक्शन 194। सो इन दिस केस अमेजॉन बीइंग द सेलर साइड ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट टू द एक्चुअल सेलर बीइंग एचपी shall have to make TDS under section 194। I hope आपको बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, बहुत बार क्या होता है ना कि पैकिंग फीस होती है, मतलब कन्वीनियंस फीस वगैरह होती है, और भी बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं, तो हम ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो गाइडलाइंस बाद में इशू हुई थी। अगर कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो हमने उनको क्लास में बोला हुआ था कि जो एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू होती है डियर, हमेशा वही ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स होती है। तो मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट है, इसका प्राइस है 100 रुपीज, प्रोडक्ट मान लीजिए उसका प्राइस है 100 रुपीज, बट जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है सेलर, उसने 10 रुपए का शिपिंग चार्ज लगा दिया, 5 रुपए का पैकिंग चार्ज लगा दिया, और लेट से 3 रुपए की कन्वीनियंस फीस लगा दी, ठीक बात है। और जो इनवॉइस इशू करके दिया है वो 118 रुपए का दिया, मींस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है, बाकी शिपिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कन्वीनियंस फीस वगैरह सब कुछ जोड़ के 118 रुपए का इनवॉइस बना के जो है वो बायर को देता है। 118 रुपए का इनवॉइस बना के बायर को देता है। इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, 118, टीडीएस कितने पे होगा, 118 रुपए, मींस 118 को हम क्या मानेंगे, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इनवॉइस विल बी कंसीडर्ड एज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक बात है। अच्छा तो आपको देखना है कि सेलर जिस अमाउंट का इनवॉइस इशू करेगा, उस अमाउंट को हम ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मान के टीडीएस करेंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पे एक और मान लीजिए केस ले लेते हैं। लेट्स से जो प्रोडक्ट है वो है 100 रुपीज का, पैकिंग चार्जेस 5 रुपए, शिपिंग चार्जेस 10 रुपए, और कन्वीनियंस फीस है 3 रुपए। और ये जो कन्वीनियंस फीस है, ये कन्वीनियंस फीस जो है वो बायर साइड ईसीओ भी लगाता है और सेलर साइड ईसीओ भी लगाता है। लेट्स से बायर साइड ईसीओ 1 रुपए की कन्वीनियंस फीस चार्ज करता है, और सेलर साइड ईसीओ व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू द एक्चुअल सेलर 2 रुपए की कन्वीनियंस फीस चार्ज करता है। अब इस केस में जो है वो 194 ओ का टीडीएस कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया थ्रू अमेजॉन, बट मैं किसी और ईसीओ के थ्रू लिंक हूं, उसने अमेजॉन के थ्रू वो लिंक होके ओएनडीसी के थ्रू कोई प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये जो ईसीओ है साहब, ये कहलाएगा बायर साइड ईसीओ, ये ईसीओ कहलाएगा सेलर साइड ईसीओ, एंड ही इज द एक्चुअल सेलर, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट।
इस एक्चुअल सेलर ने 118 रुपए का इनवॉइस इशू किया जिसमें 3 रुपए कन्वीनियंस फीस के नाम का चार्ज किया। और ये जो कन्वीनियंस फीस है साहब, ये 2 रुपए कन्वीनियंस फीस हो सकता है कि आपका ये ईसीओ चार्ज करे, और 1 रुपए कन्वीनियंस फीस हो सकता है बायर साइड ईसीओ चार्ज करे। और बायर साइड ईसीओ जब ये कन्वीनियंस फीस चार्ज करेगा, इसमें 194H का टीडीएस बन सकता है, ब्रोकरेज या कमीशन। इसी तरीके से सेलर साइड ईसीओ जो 2 रुपए का कन्वीनियंस फीस चार्ज करेगा, इसमें 194H का टीडीएस बन सकता है, ब्रोकरेज और कमीशन। तो सवाल बनता है अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन किस अमाउंट पे होगा, तो अगेन आपको देखना है इनवॉइस कितने की, इनवॉइस कितने का इशू किया जा रहा है, 118 रुपए का। तो जो भी इनवॉइस की वैल्यू है उसको ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मान के उस पे 1% का टीडीएस करो। और सर ये लोग जो अपने अपनी कन्वीनियंस फीस चार्ज कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, क्या इनको 194H में टीडीएस करना है या किसी और प्रोविजन में टीडीएस करना है? इसका जवाब है नहीं। अगर कोई ट्रांजेक्शन जिसमें 194O का टीडीएस बन गया, या उसमें 194O का टीडीएस इसलिए नहीं बनता क्योंकि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज एन इंडिविजुअल एचयूएफ, 5 लाख रुपए की सेल है, वो अपना पैन आधार दे देते हैं, उस पर दूसरा किसी भी सेक्शन में टीडीएस वगैरह नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 194H का टीडीएस तो भूल जाओ, बट 194O का जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स आएगा वो 118 रुपए आएगा, अगेन बिंग द वैल्यू ऑफ इनवॉइस। अच्छा आगे आते हैं, सर जीएसटी वगैरह को कैसे डील करेंगे, जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट वगैरह? सिंपल सी बात है, जो इनवॉइस इशू हुआ है अगर उसमें जीएसटी वैट वगैरह इंक्लूडेड है, अगर अलग से इंडिकेटेड है तो उसे हटा के उस पे आपको टीडीएस करना है, और अगर इंक्लूसिव वे में है तो पूरे पे टीडीएस करना है। तो जैसे मान लीजिए कि सेलर ने बायर को इनवॉइस इशू किया 100 रुपए का, और उसमें लेट से 18% का जीएसटी अलग से डाल के 118 रुपए किया, तो अब आपको 100 रुपीज को ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मानना है। सेलर ने सीधा 118 रुपए का जीएसटी मतलब इनवॉइस इशू किया, इसमें कोई और सेग्रीगेशन नहीं है, तो 118 रुपए पे आपको ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मान के उस पे आपको टीडीएस करना है। अच्छा सर परचेज रिटर्न वगैरह कैसे डील होगा, बहुत ध्यान से। लेट से कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अमेजॉन के थ्रू अपना कोई प्रोडक्ट सेल किया, मिस्टर बी ने उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, और हाँ अमेजॉन के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल किया। अमेजॉन ने जब इस प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन का पैसा मिस्टर ए को पे किया या फिर क्रेडिट किया, उसमें ऑलरेडी 194 का टीडीएस कर लिया। जैसे और आसान करते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, अमेजॉन ने इसमें 1000 रुपए का टीडीएस काट लिया, और 99,000 रुपीज लेट से मिस्टर ए को दे दिया या इनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया अपने बुक्स में। मिस्टर बी ने वो प्रोडक्ट मिस्टर ए को रिटर्न कर दिया। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, पहला क्या, मिस्टर बी ने उस प्रोडक्ट को मिस्टर ए को रिटर्न कर दिया, इसमें 2 चीजें हो सकती है, मिस्टर ए ने प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दे दिया, इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट दे दिया। मतलब मिस्टर बी ने अपना प्रोडक्ट मिस्टर ए को रिटर्न कर दिया, मिस्टर ए ने प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया। तो प्रोडक्ट को जो मिस्टर ए ने रिप्लेस कर दिया, तो ये जो टीडीएस यहाँ कटा, इस टीडीएस के साथ ये वाला एडजस्ट हो जाएगा। मतलब इस रिप्लेस्ड प्रोडक्ट को हम सेल मान के दोबारा से टीडीएस नहीं करेंगे, रिप्लेस्ड प्रोडक्ट को सेल मान के दोबारा से हम टीडीएस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज रिप्लेस्ड इन एक्सचेंज ऑफ और इन प्लेस ऑफ एन ऑफ अ प्रोडक्ट विच वाज ऑलरेडी बीइंग सोल्ड, और उसमें ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है। तो इस रिप्लेस्ड प्रोडक्ट में दोबारा से टीडीएस नहीं। ठीक बात है साहब। अच्छा दूसरा केस, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इस ट्रांजैक्शन का पेमेंट कर दिया, पेड बैक मींस पेड बैक क्या साहब, रिपे कर दिया, मींस रिपेड मतलब रिफंड कर दिया। तो अब क्या होगा, अब तो प्रोडक्ट कोई दिया नहीं, तो फिर ये जो 1000 रुपए का टीडीएस गया, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को सेम फाइनेंशियल ईयर में कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं इस वाले वैल्यू का, उसमें ये 1000 रुपए का टीडीएस एडजस्ट हो जाएगा, मतलब उस पे अलग से आपको टीडीएस नहीं करना। तो मेरे साथ साथ देख लें साहब। अच्छा, where the money is refunded, tax deducted if any may be adjusted against the next transaction by the deductor with the same deductor in the same financial year। मतलब उसी साल किसी और ट्रांजैक्शन को जो ए और बी के बीच में हुई है थ्रू अमेजॉन, वहां पे उस टीडीएस को एडजस्ट कर लो। फर्दर द टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड विल बी अलाउड एज क्रेडिट टू द सेलर। ठीक बात है साहब। अमेजॉन ने जो टीडीएस काटा 1000 रुपए, उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा, बीइंग द सेलर। मिस्टर बी को तो मिलेगा नहीं। अच्छा, where the goods are replaced by the seller against the purchase return, तो क्योंकि गुड्स रिप्लेस हो गया तो किसी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा सर डिस्काउंट वगैरह कैसे डील करेंगे? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साहब। 2 तरीके के हो सकते हैं डिस्काउंट। एक हो सकता है डिस्काउंट जो ऑफर करे मतलब जो डिस्काउंट दे सेलर हिमसेल्फ, डिस्काउंट जो आपको दे प्रोडक्ट में सेलर। और दूसरा बहुत बार साहब जो प्लेटफॉर्म होता है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, वो अपने प्लेटफॉर्म को पॉपुलर करने के लिए, कंपटीशन को डील करने के लिए अपने तरफ से डिस्काउंट देता है।
तो मान लीजिए मैंने 1 लाख, मान लीजिए एप्पल ने अमेजोन के थ्रू 1 लाख रुपए का अपना आईफोन मिस्टर ए को सेल किया। अब अमेजोन ने कंपटीशन को देखते हुए 5,000 रुपए का डिस्काउंट अपने तरफ से बायर को दे दिया। एप्पल ने इनवॉइस कितने की इशू की? 1 लाख रुपए की। बायर अमेजोन को कितने पैसे देगा? 95,000। बट अमेजोन एप्पल को कितना देगा? 1 लाख रुपए इनवॉइस। ठीक बात है। अच्छा, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट सेलर मतलब एप्पल ने अपनी तरफ से नहीं दिया, प्लेटफॉर्म ने अपनी तरफ से दिया। तो अगर अगर कोई डिस्काउंट प्लेटफॉर्म अपनी तरफ से देता है तो सेलर का तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेलर बीइंग एप्पल, उसने इनवॉइस कितने की इशू की होगी? 1 लाख रुपए की। तो जो इनवॉइस की वैल्यू है उसे ही हम ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मान के 1 लाख रुपए पे टीडीएस करेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अगर सेलर अपनी तरफ से डिस्काउंट देता है, लेट्स से एप्पल अगर प्रोडक्ट 1 लाख रुपए के आईफोन में 10% का अपनी तरफ से डिस्काउंट देता है, तो एप्पल बायर को इनवॉइस कितने की इशू करेगा डिस्काउंट एडजस्ट करके? सर 90,000 रुपीज का। तो जो इनवॉइस जो है 90,000 रुपीज की, दैट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। इस पे फिर 1% का टीडीएस बनेगा। आई होप आपको बात समझ। तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द एक्चुअल सेलर मतलब एप्पल, where the discount is given by the seller himself, the seller could reduce the price of the product sold or the service provided। मतलब 1 लाख रुपए का फोन है, 10% का डिस्काउंट दिया तो साहब इनवॉइस जो इशू होगा, इनवॉइस कितने का इशू होगा? 90,000 रुपीज का। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ द लेवल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100, द सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10, 90 will be received from the buyer। in this case the seller will invoice the buyer for ₹90 and hence TDS has to be calculated on ₹90 considering it as a gross amount of sales। पर अगर कोई डिस्काउंट ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी तरफ से देता है, उससे साहब सेलर ने तो अपने इनवॉइस में एडजस्ट नहीं किया होगा, तो जो पूरा का पूरा जो इनवॉइस अमाउंट है उसे हम ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मानते हुए उस पर टीडीएस करेंगे। अच्छा, देखेंगे वेयर द डिस्काउंट इज गिवन बाय द बायर ईसीओ या फिर सेलर ईसीओ, यूजुअली द सेलर रिसीव्स द फुल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें जो भी इनवॉइस वैल्यू है उस पे आपको उसके ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मान के आपको उस पर टीडीएस करना। अच्छा, एक छोटा सा एक और देख लें साहब, ई ऑक्शन सर्विसेज कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के थ्रू आप ना ऑक्शन वगैरह की सर्विसेज भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप ऑक्शन वगैरह की अगर आप मतलब फैसिलिटी ले रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से, तो 194 का टीडीएस हो जाता है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्या होता है डियर, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल होता है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिस्कवरी का काम करता है। सिर्फ और सिर्फ इसका काम करता है, प्राइस डिस्कवरी का काम करता है। वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मिस्टर बी के पास ना मतलब ही हैज समथिंग यूनिक टू सेल। इनके पास कुछ ऐसा है जो ये सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक ये मतलब पोर्टल है जिसका नाम है trueprices.com। trueprices.com इट इज एन ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक बात है। मिस्टर बी क्या करते हैं, बहुत ध्यान से, trueprices.com के पास जाते हैं और इनके पास जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने की है उसका प्राइस डिस्कवरी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं साहब कि मेरे पास जो प्रोडक्ट वगैरह है वो मार्केट में किस प्राइस का बिक जाएगा, मुझे बस प्राइस डिस्कवरी करके दे दो, अपनी जो फीस है मुझसे चार्ज कर लो, बात खत्म। उस प्रोडक्ट को मैं सेल करूंगा या नहीं करूंगा वो मेरे पे डिपेंड करता है, किस प्राइस पे सेल करूंगा वो भी मेरे पे डिपेंड करता है। आपका काम सिर्फ क्या है, मुझे अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की जो मैं सेल करना चाहता हूं, आप मुझे उसकी प्राइस डिस्कवर करके दे दो। ठीक बात है। तो मिस्टर ए ने ट्रू प्राइसेस सर्विसेज की मतलब के पोर्टल की सर्विसेज को यूज किया और लेट्स से इनको इसके बदले पेमेंट कर दिया। जब ट्रू प्राइसेस को पे करेंगे फॉर द प्राइस डिस्कवरी सर्विसेज, इसमें वो अकॉर्डिंगली टीडीएस कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब होगा क्या, अब मिस्टर बी को पता चल गया कि इनके पास जो प्रोडक्ट वगैरह है उसका मार्केट में क्या प्राइस है। मिस्टर बी ने एक बायर आइडेंटिफाई किया, लेट्स से मिस्टर ए। अब मिस्टर बी इस प्रोडक्ट को इस बायर को सेल करेंगे और ये जो प्रोडक्ट ये मिस्टर बी बायर को सेल कर रहे हैं ये ट्रू प्राइसेस के पोर्टल के थ्रू नहीं हो रहा, ये सेपरेटली इसे सेल कर रहे हैं। ठीक बात है। और हो सकता है जिस प्रोडक्ट को ये बायर को सेल करें, हो सकता है ट्रू प्राइसेस ने जो प्राइसेस बताई है उस प्राइस में सेल करें, हो सकता है उससे ज्यादा पे करें, उससे कम पे करें। ठीक बात है। अच्छा, तो सवाल बनता है कि अब मिस्टर बी जो मिस्टर ए को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एंड इट इज नॉट थ्रू द पोर्टल ऑफ ट्रू प्राइस, क्या इस ट्रांजेक्शन पे भी 194 का टीडीएस बनेगा? इसका जवाब है नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे साहब आप ट्रू प्राइसेस जो है वो ए और बी के बीच में ट्रेड को फैसिलिटेट करने का काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिस्कवरी की इसका काम खत्म हो गया। तो मेरे साथ साथ देखेंगे।
अच्छा, the provisions of section 194O would not apply in relation to e-auction services carried out by e-auctioneers if the following conditions are satisfied. क्या क्या? The e-auctioneer conducts e-auction services for its client in its electronic portal, but आगे पढ़ेंगे, and is responsible only for the discovery of prices. मतलब मिस्टर बी के पास कोई प्रोडक्ट है, ये पोर्टल के पास गए और कहा कि साहब मेरे प्रोडक्ट का ना मुझे प्राइस डिस्कवर करके दे दो कि मार्केट में ये कितने का बिक जाएगा। ठीक बात है। जैसे आपको पता है कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने के पहले बुक बिल्डिंग प्रोसेस करती है, वो कुछ ऐसा ही। अच्छा, The e-auctioneer submits the result of the auction report to the client. ऑक्शनियर ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, उसके बदले फीस चार्ज कर दी। अच्छा, बहुत ध्यान से, अब जो रिपोर्ट इसने क्लाइंट को सबमिट किया मिस्टर बी को, अब मिस्टर बी के ऊपर है ये कि ये जो प्रोडक्ट ये सेल करते हैं टू द एक्चुअल सेलर, ये इसी प्राइस में करे या किसी और प्राइस में करे। ठीक बात है। आगे बढ़ेंगे। The transaction of purchase sale takes place directly between the buyer and the seller outside the electronic portal maintained by e-auctioneer and the price discovery only acts as a starting point of negotiation. मतलब क्या हुआ कि ट्रू प्राइसेस ने जो प्राइस डिस्कवर करके दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब मिस्टर बी को जो प्रोडक्ट सेल करना है मिस्टर ए को, इसमें ट्रू प्राइसेस पोर्टल का कोई भी योगदान नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, The e-auctioneer is not responsible for facilitating the purchase and sale. अच्छा, पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट डायरेक्टली बिटवीन द बायर एंड सेलर, और इसमें ई कॉमर्स पोर्टल बोले तो ट्रू प्राइसेस का कोई रोल नहीं। अच्छा, द ई ऑक्शनियर डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वांटम, इनको नहीं पता साहब कि बी और ए किस प्राइस में डील कर रहे हैं। और द पेमेंट मेड टू ई ऑक्शनियर फॉर प्रोवाइडिंग ई ऑक्शन सर्विसेज द क्लाइंट मेक्स टीडीएस। तो जब मिस्टर बी ने प्राइस डिस्कवरी की सर्विस ट्रू प्राइसेस से ली होगी, इसके बदले जो फीस पे की होगी उस पे 194H या 194J का टीडीएस कर लिया होगा। अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाए, मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर ट्रू प्राइसेस बीइंग अ ई ऑक्शन पोर्टल, अगर वो मिस्टर बी को सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिस्कवरी की सर्विस देता है, इसके बदले फीस लेता है, इसके अलावा मिस्टर बी इस प्रोडक्ट या सर्विस को किसी भी सेलर को, मतलब किसी भी बायर को किस प्राइस में सेल करें, इसमें ट्रू प्राइसेस का कोई रोल नहीं है। तो इस सेल परचेज ट्रांजैक्शन में ट्रू प्राइसेस के ऊपर 194O का टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई होप आपको बात समझ आई।